हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके कंप्लीट सिलेबस की अपन बात करेंगे वन शॉट के अंदर। बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट तक आपके जितना भी सिलेबस है उसको अपन वन शॉट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक है, जितने भी यूनिट है आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के अंदर, वो सारे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो मैंने आपको बताया, वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारा सिलेबस है, बस इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और आपके सिलेबस के अंदर भी दिया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ द नर्सिंग दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग, preserving and improving the health and well-being of the individuals and communities within the context of their community। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है नर्सिंग का। किसका? नर्सिंग का, जो प्रमोटिंग पर, कहाँ पे फोकस करता है? प्रमोटिंग पर, प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड वेलबिंग ऑफ द इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल है उनकी हेल्थ को प्रमोट करने पर, उनको प्रिजर्व करने पर और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने पर फोकस किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, ठीक है। ये एक नर्सिंग का फील्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी कम्युनिटीज़ है, जो भी कम्युनिटी है, उनको हेल्थ है उनकी, उनको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज वर्क डायरेक्टली विद द इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सपोर्ट टू प्रमोट बेटर हेल्थ आउटकम्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो होती है वो इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के साथ डायरेक्टली वर्क करती है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराती है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराती है और जो भी हेल्थ आउटकम्स होते हैं उनको वो प्रोवाइड कराती है। कौन? कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन के बारे में कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज ए न्यू लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंट्रोड्यूस इन 1978। जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है ये एक न्यू लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, जिसके अंदर 1978 के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज यूज फॉर द रिमूविंग द रिस्क फैक्टर्स इवन बिफोर दे अपीयर। यानी कि जिस प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर अपन जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको रिमूव करते हैं उनके अपीयर होने से पहले ही, ठीक है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द प्रिवेंटिंग क्रोनिक डिजीज सच एज ए हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है इसके अंदर जो क्रोनिक डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, इनको रोकने पर क्या दिया जाता है? क्रूशियल रोल प्ले किया जाता है। द मेन फोकस ऑन द प्राइमोडियल प्रिवेंशन इज टू स्टॉप द डेवलपमेंट और इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन वेयर दे हैव नॉट येट डेवलप। यानी कि जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है इसका मेन फोकस ये है कि जो रिस्क फैक्टर है उनको डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट होने से पहले ही उनको क्या किया जाए? रोका जाए। जो अभी तक पॉपुलेशन के अंदर दिखे भी नहीं है ऐसी डिजीज़ों को रोका जाए, ठीक है। अब आगे प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन फोकस ऑन प्रिवेंटिंग द ऑनसेट ऑफ डिजीज और हेल्थ एजुकेशन। जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है इसके अंदर अपन जो डिजीज है उसकी ऑनसेट यानी कि डिजीज होने से पहले ही अपन को उसको रोक देते हैं, ठीक है। इट एम टू एलिमिनेट और reduce द रिस्क फैक्टर्स एंड प्रमोट हेल्थ इन द पॉपुलेशन और इंडिविजुअल्स हु आर करंटली हेल्थी एंड एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए पर्टिकुलर डिजीज। जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी रिस्क फैक्टर होते हैं डिजीज करने वाले, जो भी हानिकारक कारक होते हैं उसको एलिमिनेट करना या उसको कम करना, इसका मेन उद्देश्य होता है। जिससे क्या होगी? जो भी हेल्थी पीपल है उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। और जिनको अगर कोई भी डिजीज होने वाली है तो वो क्या करेंगे? इससे बच सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? क्या गोल है? क्यों अपन करते हैं? प्रिवेंटिंग डिजीज ऑनसेट, डिजीज होने से पहले अपन इसको रोक रहे हैं। प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट करने के लिए अपन प्राइमरी प्रिवेंशन का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे रिड्यूस फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर है उनको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर अपन देते हैं वैक्सीनेशन और हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज इन देयर अर्ली स्टेजेस। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है इसके अंदर अपन डिजीज को डिटेक्ट कर लेते हैं उसकी अर्ली स्टेज में और उसको ट्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। ओफन बिफोर सिम्टम बिकम सीवियर, यानी कि सिम्टम्स जो है उनको सीवियर होने से पहले ही अपन जो है डिजीज को ठीक कर देते हैं इस स्टेज के अंदर, इस लेवल के अंदर, ठीक है। दिस लेवल एम्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद द डिजीज और थोज एट हायर रिस्क एंड इंटरव्यू द प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेशन और द कॉम्प्लिकेशन। इस लेवल के अंदर क्या करते हैं? जो भी इंडिविजुअल है जिनको डिजीज है, जो ये हायर रिस्क के अंदर है, उनको जो भी उनके कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उसको अपन रोकते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन के थ्रू, यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन का यूज करते हैं? अर्ली डिटेक्शन, यानी कोई भी डिजीज है उसको अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर पाए। टाइमली ट्रीटमेंट, यानी कि टाइम से ही ट्रीट हो जाए कोई भी डिजीज। उसके बाद रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज, कोई अगर डिजीज हो गई है तो उसका जो भी इम्पैक्ट है वो क्या है? रिड्यूस कर सके, उसको कम कर सके, इसके लिए अपन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसके एग्जांपल के अंदर अपन जैसे कैंसर हो गया किसी को तो उसकी स्क्रीनिंग के अंदर, उसके बाद ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग, ये सब आपके एग्जांपल किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब बात करते हैं अपन टर्सरी प्रिवेंशन के बारे में। टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है?
टर्सरी प्रिवेंशन एम्स टू मैनेज एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स हु ऑलरेडी हैव ए डायग्नोज डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन को डिजीज हो जाती है टर्सरी लेवल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पर्सन की वो इंप्रूव करते हैं अपन, जिसको डिजीज हो गई है, ठीक है। इट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशन डिसेबिलिटी, ठीक है। जो टर्सरी प्रिवेंशन है वो जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी डिसेबिलिटी है, उसको रोकने पर फोकस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई भी डिजीज है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, एंड प्रमोटिंग रिहेबिलिटेशन, इसके अंदर रिहेबिलिटेशन प्रमोट करते हैं अपन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की अपन बात करें, इसके अंदर अपन डिजीज मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं, रिहेबिलिटेशन पर फोकस करते हैं, एंड प्रिवेंटिव कॉम्प्लिकेशन अपन देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कार्डियक रिहेबिलिटेशन, डायबिटीज मैनेजमेंट एंड स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अब स्कोप ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। स्कोप क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, तो फर्स्ट नंबर पे होम केयर नर्सिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, केयर एट होम, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो घर पर ही केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को, कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर, केस मैनेजमेंट के अंदर, कोई भी केस है, पर्सनल केयर के अंदर, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करती है, फैमिली सपोर्ट एंड मील्स ऑन द व्हील्स, यानी कोई व्हील चेयर पर पेशेंट है, वो व्हील चेयर पर है तो उसको व्हील पर ही भोजन प्रोवाइड करती है कौन, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे होम केयर नर्सिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे नर्सिंग होम केयर, इसके अंदर क्या है, जो भी सर्विसेज होती है, हेल्थ सर्विस इन द नर्सिंग होम, ट्रीटमेंट और काउंसलिंग, इसके अंदर जो भी हेल्थ सर्विस है वो नर्सिंग होम पर प्रोवाइड की जाती है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है और काउंसलिंग की जाती है। इसके बाद है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, इसके अंदर क्या होता है, एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है, न्यूबॉर्न को केयर दी जाती है, रूटीन चेकअप्स किए जाते हैं और फैमिली प्लानिंग की जाती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे इसी के अंदर स्कूल हेल्थ नर्सिंग, डायरेक्ट हेल्थ केयर टू स्टूडेंट्स या स्टाफ, स्क्रीनिंग एंड हेल्थ प्रमोशन, इसके अंदर जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनके डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको हेल्थ के बारे में बताया जाता है, हेल्थ को प्रमोशन किया जाता है। इसके बाद जीरियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। इसके अंदर जो भी एल्डरली जो भी पर्सन होते हैं 65+ या ओल्ड एज जो भी पर्सन, उनको केयर प्रोवाइड की जाती है, फोकस किया जाता है उनकी हेल्थ प्रमोशन पर और इंडिपेंडेंस पर, ठीक है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल नर्सिंग, इसके अंदर जो भी वर्कलेस हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ पर और सेफ्टी पर फोकस किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस या इंजरी, जो भी डिजीज है, जो भी इंजरी है, उससे प्रिवेंशन कैसे लिया जाए, कैसे रोका जाए, उस पर यहाँ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, फर्स्ट नंबर पे है हेल्थ सर्विस नीड, जो भी हेल्थ सर्विस है वो आपको नीड के अकॉर्डिंग, यानी उनकी आवश्यकता पर, कम्युनिटी की आवश्यकता के अनुसार आपको प्रोवाइड करनी है। कैसे, गिव हेल्थ केयर बेस्ड ऑन व्हाट पीपल एक्चुअली नीड, आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है जो लोग चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पे कोलेब्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नर्स वर्क करती है, नर्स शुड वर्क टुगेदर विद अदर हेल्थ वर्कर्स, इसके अंदर जो नर्स है वो अदर हेल्थ वर्कर के साथ काम करती है। थर्ड नंबर पे नो डिस्क्रिमिनेशन, इसके अंदर क्या होता है, गिव हेल्थ सर्विसेज टू एवरीवन इक्वली, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हेल्थ सर्विस आपको सभी को प्रोवाइड करनी है इक्वली रूप से। इसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑल, इंक्लूड इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन द हेल्थ प्लान्स, हेल्थ प्लान के अंदर आपको इंडिविजुअल को, फैमिलीज को और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। इसके बाद प्रॉपर क्वालिफिकेशन, जो कम्युनिटी नर्स है शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड इन द नर्सिंग, जो कम्युनिटी नर्स है वो आपकी वो ट्रेंड होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर। ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबिंग एंड नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हेल्थ एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर अपन कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशली ठीक होते हैं, इसके अंदर केवल डिजीज का एब्सेंट होना ही अपन नहीं बोल सकते कि ये हेल्थी पर्सन है। हेल्थी पर्सन होने के लिए आपको कंप्लीट फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा और सोशली ठीक होना पड़ेगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं हेल्थ। आगे अपन बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में, कि कौन कौन सी डायमेंशन होती है, कैसे अपन मेजरमेंट करते हैं हेल्थ का। फर्स्ट नंबर पे फिजिकल हेल्थ, इसके अंदर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस फ्री फ्रॉम डिजीज, अगर कोई भी अपनी बॉडी है वो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस कर रही है, उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, तो उसको फिजिकली हेल्थी बोलेंगे। एग्जांपल जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी और नो इलनेस, ठीक है। सेकंड है मेंटल हेल्थ, एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड कोप विद स्ट्रेस, किसी पर्सन को अपन मेंटली हेल्थी पर्सन कब बोलेंगे, जब उसकी एबिलिटी है थिंक, सोचने की, वो अच्छी रहेगी, लर्न करने की, और वो जो भी स्ट्रेस है उनके साथ कोप कर पाएगा, एडजस्टमेंट कर पाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे मेंटली हेल्थी पर्सन। एग्जांपल जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, नो एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है। इसके बाद है थर्ड नंबर पे सोशल हेल्थ, इसके अंदर गुड रिलेशंस विद द फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, इसके अंदर जो भी पर्सन है उसके रिलेशन अच्छे होते हैं फैमिली से, फ्रेंड्स से और सोसाइटी से। एग्जांपल टीम वर्क एंड द कम्युनिकेशन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे स्पिरिचुअल हेल्थ, इसके अंदर जो भी वैल्यूज होती है, नैतिक कर्तव्य होते हैं, जो भी पर्पज होते हैं लाइफ के, वो आते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इनर पीस, ठीक है, फेथ एंड हार्मोनी बैलेंस, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे वोकेशनल हेल्थ, इसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब आपके पास उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है आपको, सेफ वर्किंग कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इससे आपको वोकेशनल हेल्थ अच्छी हो जाती है। एग्जांपल जैसे विद वर्क, जो भी आपका काम है उससे आप खुश हो, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स फैक्टर,
इसके अंदर क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम डेट कम फ्रॉम पेरेंट्स लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जो आपके पेरेंट्स से आती है, जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, उससे आपकी हेल्थ जो है अफेक्ट होती है। सेकंड नंबर पे एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है हेल्थ को, जैसे एयर, वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लाइमेट ऑल अफेक्ट द हेल्थ। ये जो भी कंडीशंस है, एयर, वाटर, हाउसिंग, अगर एयर अच्छी नहीं होगी तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, वाटर अगर आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी हाउसिंग कंडीशन सही नहीं है, सैनिटेशन अच्छा नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो आपकी हेल्थ जो है वो खराब होगी, कहीं ना आपको बीमारियां देखने को मिलेगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे लाइफ स्टाइल या हैबिट्स। इसके अंदर डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्मोकिंग, एल्कोहल, क्लीननेस, गुड और बैड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। फोर्थ है इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसके अंदर इनकम, एजुकेशन, जॉब या लिविंग कंडीशंस, बेटर स्टेटस रहेगा आपका तो बेटर हेल्थ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हेल्थ डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, हेल्थ डिटरमिनेंट्स आर द डिफरेंट पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट ए पर्सनल हेल्थ। हेल्थ डिटरमिनेंट यानी कि हेल्थ डिटरमिनेंट ऐसे डिफरेंट पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो पर्सन की हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको अपन हेल्थ डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। टाइप की बात कर लेते हैं हेल्थ डिटरमिनेंट्स के। फर्स्ट नंबर पे बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसके अंदर क्या होता है, पर्सन की बॉडी, जीन्स, बॉडी स्ट्रक्चर एंड थिंग्स जो है जो इनहेरिटेड होती है पेरेंट्स से, वो कैसे वो हेल्थ को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल बिहेवियर। इसके अंदर पर्सन की जो भी हैबिट्स होती है लाइक डाइट, एक्सरसाइज, हाइजीन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये क्या करती है, हेल्थ को डिटरमाइन करती है, उसको निर्धारित करती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। इसके अंदर जो भी सोसाइटी है, कल्चर है, कस्टम्स है, बिलीफ है, जो भी ट्रेडिशन है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिया। कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर। प्रेजेंटली इंडिया इज इन स्टेट ऑफ इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिकली एंड एपिडेमियोलॉजिकल। जो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया क्या है, स्टेट है, किसकी, ऐसी अवस्था है जिसके अंदर इकोनॉमिकली बैलेंस्ड है, डेमोग्राफिकली बैलेंस्ड है और एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिजीज भी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर बहुत सारी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम बर्डन ऑफ डिजीज। हेल्थ के दृष्टिकोण से अपन देखें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी डिजीज है, ठीक है। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज बट मोस्ट कॉमनली दीज आर फॉलोज। इंडिया के अंदर बहुत सारी डिजीज है लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सी है, वो आपकी फर्स्ट नंबर पे है सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, या आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीज। इसके बाद हार्ट स्ट्रोक, थर्ड नंबर पे है रेस्पिरेटरी डिजीज, फोर्थ है ट्यूबरकुलोसिस, इसके बाद है सीओपीडी, नेक्स्ट है डायबिटीज़, एल्जाइमर, डायरिया, मिलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड द कोविड-19। ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है इंडिया की। ये आपके एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। अब बात करते हैं अपन रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है, तो फर्स्ट नंबर पे है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के अंदर कैसे रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, टीच पीपल अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन, डिजीज एंड हेल्थी हैबिट्स। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो लोगों को हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डिजीज के बारे में और हेल्थी हैबिट्स के बारे में बताती है। सेकंड नंबर पे डिजीज प्रिवेंशन। इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वैक्सीन प्रोवाइड कराती है, हेल्थ चेकअप्स करती है, स्क्रीनिंग करती है कोई भी डिजीज की और कंट्रोल करती है कम्युनिकेबल डिजीज को। थर्ड नंबर पे फैमिली केयर। इसके अंदर नर्स क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स विजिट करती है होम्स का, एसेस करती है फैमिली हेल्थ नीड्स, जो भी फैमिली को चाहिए हेल्थ के नीड्स, एंड गाइड देम इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है फैमिली को तो उनको गाइड करती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो केयर करती है प्रेग्नेंट वुमेन की, मदर्स की, न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रंस की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हेल्थ प्लानिंग कम्युनिटीज इन द इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे लिख के आना है ये एग्जाम के अंदर। कंप्लीट मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, ऐसे कैसे आपको लिख के आना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। 15 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन सी कमिटीज़ है, फर्स्ट नंबर पे है वॉर कमेटी 1946 के अंदर ये दी गई थी, ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसको अपन नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, इसको अपन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं। इसके अंदर ये बताया गया था कि पीएससी जो है उसके अंदर 1/14,000 पॉपुलेशन, यानी कि 40,000 पॉपुलेशन के अंदर एक पीएससी जो है निर्धारित की जाए, बनाई जाए। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या रिकमेंडेशन थी इसकी, 13 बेड पीएससी और 3 सब सेंटर्स को बनाया जाए। लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन के अंदर 75 बेड प्राइमरी यूनिट के अंदर, ठीक है, 650 बेड सेकेंडरी यूनिट के अंदर और 2500 बेड रीजनल हॉस्पिटल के अंदर। इंटीग्रेटेड प्रिवेंटिव प्लस क्यूरेटिव सर्विस एंड कंप्रेसिव हेल्थ केयर जो है बोर कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बोर कमेटी के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे मुडेलियर कमेटी 1962 के अंदर ये दी गई थी, नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, जिसको अपन हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोल रहे थे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। मुडेलियर को बोल रहे हैं अपन हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। इसके अंदर पीएससी के अंदर जो पीएससी है वो 14,000 यानी कि 40,000 पॉपुलेशन पर एक पीएससी रखी जाए मैक्सिमम, ठीक है। इसके अंदर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पीएससी, जो भी पीएससी अभी निर्धारित है, जो भी चल रही है, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद स्पेशलिस्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनके अंदर स्पेशलिस्ट प्रोवाइड की जाए। रीजनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट चलाई जाए। इंटीग्रेट किया जाए हेल्थ सर्विस को विद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे चड्ढा कमेटी 1963 के अंदर ये दी गई थी। इसके अकॉर्डिंग वन बेसिक हेल्थ वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन, यानी 10,000 पॉपुलेशन पर आपको एक बेसिक हेल्थ वर्कर रखना है। बेसिक वर्कर फॉर मलेरिया के लिए, ठीक है, एफपी के लिए, और वाइटल स्टैटिक्स जो मेजर करने हैं उसके लिए होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग वर्क अंडर बेसिक वर्कर्स इंट्रोड्यूस मलेरिया विजिलेंस ऑफिसर। इसके अंदर क्या था, जो फैमिली प्लानिंग वर्कर है वो बेसिक वर्कर्स के अंडर रखा गया है, और जो मलेरिया है वो विलिंगनेस ऑफिसर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे मुखर्जी कमेटी जो 1965 के अंदर दी गई थी। इसके अंदर क्या है, मलेरिया प्रोग्राम जो है सेपरेट फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, ठीक है, सेपरेट स्टाफ और फैमिली प्लानिंग। इसके अंदर जो फैमिली प्लानिंग है उसको मलेरिया प्रोग्राम सेपरेट किया गया है, जो सेपरेट स्टाफ उसको फैमिली प्लानिंग के लिए रखा गया है, ठीक है। इसके बाद वन मलेरिया इंस्पेक्टर पर 10,000 पॉपुलेशन, यानी 10,000 पॉपुलेशन पर एक मलेरिया इंस्पेक्टर रखा जाए। ये मुखर्जी कमेटी के अंतर्गत रिकमेंडेशन की गई थी, ये आपको याद रखनी है, इसका कुछ नहीं कर सकते, याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे मुखर्जी कमेटी, ये आपको 1966 के अंदर दी गई थी। जो फर्स्ट है वो दी गई थी आपकी 1965 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था, बेसिक हेल्थ सर्विस शुड बी एट ब्लॉक लेवल, जो बेसिक हेल्थ सर्विस होती है वो ब्लॉक लेवल पर प्रोवाइड की जाए, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। इसके बाद जंगलवाला कमेटी 1967 के अंदर ये दी गई थी। इसके अंदर इंटीग्रेशन किया गया था हेल्थ सर्विस का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इक्वल वर्क के लिए आपको इक्वल पे करना है। इसके अकॉर्डिंग यूनिफाइड कैडर बनाया गया था। नो प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट डॉक्टर, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर है उनके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस अलो नहीं की जाए, इसके अकॉर्डिंग ये रिकमेंडेशन थी। इसके बाद है करतार सिंह कमेटी जो 1972 के 1973 तक दी गई थी। इसके अंदर जिसको अपन कम्युनिटी ऑन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर भी बोलते हैं, इसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस किया जाए मेल हेल्थ वर्कर से फीमेल वर्कर्स को, ठीक है। एएनएम्स जो है रिप्लेस की जाए उनको फीमेल हेल्थ वर्कर से, ठीक है। पीएससी जो है एफपी मतलब फीमेल वर्कर्स को रिप्लेस किया जाए मेल हेल्थ वर्कर से, ठीक है। इसके बाद जो भी एएनएम है उनको रिप्लेस किया जाए फीमेल हेल्थ वर्कर से, और जो फैमिली प्लानिंग वर्कर्स है उनको रिप्लेस किया जाए। अब बात करते हैं अपन करतार सिंह कमेटी के बारे में, जो 1972 से 1973 तक दी गई थी। इसके अंदर इस कमेटी को अपन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो फैमिली प्लानिंग वर्कर्स होते हैं उनको रिप्लेस किया गया है मेल हेल्थ वर्कर से, एएनएम को रिप्लेस किया गया है फीमेल हेल्थ वर्कर से। पीएससी जो है इसके अंदर 50,000 पॉपुलेशन के अंदर एक पीएससी बनाई गई है। वन मेल प्लस वन फीमेल वर्कर जो है 3,000 से 3,500 पॉपुलेशन के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद वन मेल सुपरवाइजर जो है वो 4 मेल हेल्थ वर्कर्स के बराबर रखे गए हैं, ठीक है, यानी कि रेशो के अंदर 1 मेल सुपरवाइजर 4 मेल हेल्थ वर्कर्स के रेशो में रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद है श्रीवास्तव कम्युनिटी जो 1974 से 1975 तक थी। इसके अंदर ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन सपोर्ट मैन पावर पर फोकस किया गया है। 3 टायर सिस्टम पर फोकस किया गया है, विलेज पर, पीएससी और सीएससी पर, ठीक है। विलेज हेल्थ गाइड्स रेफरल सर्विस स्ट्रेंथ किया गया है यहाँ पे। रोम स्कीम यानी कि रीओरिएंटेशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन है उसको रीओरिएंट किया गया है। इसके बाद रूरल हेल्थ स्कीम थी 1977 के अंदर दी गई थी। इसके अंदर ट्रेन किया गया है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है किसको, मेडिकल कॉलेज को, इन द हेल्थ इन द पीपल हैंड्स, यानी कि जो भी मेडिकल कॉलेज से उनसे सपोर्ट लिया गया है किस चीज़ के अंदर, जो भी मेडिकल कॉलेज उन्होंने बताया कि जो भी हेल्थ है वो पीपल के हाथों में, ठीक है। उसके बाद एक स्कीम थी जो 1978 के अंदर चलाई गई थी। इसके अकॉर्डिंग हेल्थ फॉर ऑल थी, यानी कि सभी को हेल्थ मिले सन 2000 तक, ठीक है। जो एलिमेंटर डिक्लेरेशन है हेल्थ का उसके अकॉर्डिंग बेस्ड है, उसके आधारित है उसके ऊपर। इसके अंदर जो पीएससी है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, अर्बन हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की गई है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद है कृष्ण कमेटी, इसके अकॉर्डिंग 1980 के अंदर दी गई थी। इसके अंदर हेल्थ मैन पावर की प्लानिंग की गई थी। इसके बाद है बजाज कमेटी 1986 के अंदर दी गई थी। नेशनल मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे फोकस किया गया है और हेल्थ मैन पावर सेल्स पे फोकस किया गया है। यानी इसके बाद अपन बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का जो आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो कैसे डिफाइन किया गया है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर। तो इसकी बात करते हैं अपन। इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑर्गेनाइज एट द 3 मेन लेवल्स। जो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो 3 मेन लेवल पर ऑर्गेनाइज होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है इसके अंदर लेवल ऑफ हेल्थ केयर के अंदर सेंट्रल लेवल पर इसके अंदर नेशनल पॉलिसीज बनाई जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। सेकंड है स्टेट लेवल के अंदर, इसके अंदर इंप्लीमेंट किए जाते हैं जो भी हेल्थ प्रोग्राम बनाए, मैनेज की जाती है हॉस्पिटल्स को। थर्ड नंबर पे लोकल या पेरिफेरी लेवल, इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है सर्विस कम्युनिटी को किस तरह से, सब सेंटर पर, पीएससी पर और सीएससी पर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लेवल के अंदर। प्राइमरी लेवल के अंदर आपके आते हैं सब सेंटर और पीएससी। सेकेंड लेवल के अंदर आते हैं आपको आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। टर्सरी लेवल के अंदर आते हैं आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपको ऐसे कैसे लिख के आना है, ठीक है।
अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको अभी बताए थे उसके अंदर सब सेंटर को यहाँ पे डिफाइन किया है, तो आपको डिफाइन करके आना है, क्योंकि अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का तो आपको सारी चीज़ें डिफाइन करके आनी है। तो सब सेंटर की अपन बात करते हैं। सब सेंटर क्या होता है? सब सेंटर इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। सब सेंटर क्या होता है? एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट यानी पहला कॉन्टैक्ट होता है कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच में। यहाँ पे स्टाफ बाय ANM और MPW यानी कि मेल वर्कर होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कवर 5000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज एंड 3000 इन हाइली एरियाज, यानी कि 5000 पॉपुलेशन जो है वो आपके प्लेन एरिया के अंदर कवर करता है। यानी कि प्लेन एरिया के अंदर अगर 5000 पॉपुलेशन है तो वहाँ पे कितनी PSC होगी? वहाँ पे होगी आपकी सब सेंटर। और 3000 पॉपुलेशन हाईली एरिया के अंदर होगी तो सब सेंटर का आपके वहाँ पे क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद स्टाफ की अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर 1 ANM एक नर्स होती है और एक मेल हेल्थ वर्कर होता है। वर्क की बात कर लेते हैं, क्या काम होता है इनका? वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी चेकअप होता है सब सेंटर पर, फैमिली प्लानिंग होती है, बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है और हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अपन बात करते हैं PSC की। इसके अंदर कवर की जाती है 30,000 पॉपुलेशन एंड 30,000 पॉपुलेशन तो की जाती है किसके अंदर? प्लेन एरिया के अंदर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक से प्रिंट नहीं हुआ। इसके बाद 20,000 पॉपुलेशन यहाँ पे आती है PSC के अंदर हाईली और ट्राइबल एरिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद स्टाफ जो होता है PSC के अंदर होते हैं मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं आउट पेशेंट केयर, इम्यूनाइजेशन और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सर्विस आती है। आउट पेशेंट केयर के अंदर बेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्मॉल इलनेस जो है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के अंदर डिलीवरी को सही तरीके से अपन करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं, फैमिली प्लानिंग अपन करवाते हैं किसके अंदर? PSC के अंदर ये सारे आते हैं आपके। इसके बाद बेसिक लैब टेस्ट होते हैं PSC पर। उसके बाद रेफरल, यानी कि अगर कोई सीरियस केस है तो आप उसको CSC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर उसको रेफर कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है, जो CSC है बोलते हैं उसको अपन। इसके अंदर 1 to 1.2 लाख पॉपुलेशन आती है। इसके अंदर 30 बेडेड हॉस्पिटल होता है विद स्पेशलिस्ट। इसके अंदर मेडिसिन, सर्जरी, OBG और पीडियाट्रिक के स्पेशलिस्ट होते हैं। 4 स्पेशलिस्ट होते हैं इसके अंदर। सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन होता है। इसके अंदर नर्सेज होती है, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और सपोर्ट स्टाफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर 24 आवर हॉस्पिटल केयर होती है इन पेशेंट फैसिलिटी के अंदर। सेकंड है स्पेशलिस्ट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, सर्जरी, चाइल्ड हेल्थ एंड वुमेन हेल्थ को। इसके बाद इमरजेंसी केयर प्रोवाइड होती है CSC पर एक्सीडेंट और डिलीवरी के केस के अंदर। इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट और लैब यहाँ पे मिलती है। रेफरल फॉर वेरी सीरियस केसेज टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि अगर CSC के अंदर कोई भी सीरियस केस आया है तो उसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपन। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद एडवांस फैसिलिटीज, यहाँ पे एडवांस फैसिलिटीज होती है। क्या होता है यहाँ पे? कवर होती है 10 से 30 लाख पीपल्स यहाँ पे कवर करते हैं अपन। मेनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। नर्सेज होती है यहाँ पे, लेब स्टाफ होता है, फार्मासिस्ट होता है, टेक्नीशियन होता है, ऑपरेशन थिएटर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लड बैंक प्रेजेंट होता है, ICU होते हैं और एम्बुलेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी अपन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है, इमरजेंसी और ट्रॉमा पे केयर प्रोवाइड की जाती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड कोई भी डिलीवरी है, न्यूबॉर्न केयर है, वो प्रोवाइड की जाती है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अपन यहाँ पे देते हैं, जैसे एक्सरे, CT स्कैन और लैब्स। इसके बाद ट्रेनिंग एंड सुपरविजन फॉर PSC और CSC स्टाफ, यानी PSC और CSC के सुपरविजन के लिए, ट्रेनिंग के लिए अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही तैयारियां करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल पर क्या होता है? एवरी स्टेट हैज़ बिग हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट टू हैंडल कैसे देयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैन नॉट मैनेज। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोई भी सीरियस केस को मैनेज नहीं कर पा रहा तो स्टेट लेवल पर एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, इंस्टीट्यूट होता है। जैसे राजस्थान के अंदर आपका बड़ा हॉस्पिटल है SMS, ठीक है। पूरे ऑल इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो नेशनल लेवल पर आता है वो होता है एम्स, ठीक है। स्टेट लेवल के अलग अलग हॉस्पिटल होते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर है आपका SMS, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो स्टेट लेवल है इसके अंदर आपकी क्या क्या प्रोवाइड की जाती है? सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं यहाँ पे, कार्डियोलॉजी के, न्यूरोलॉजी के और ऑन्कोलॉजी के। यहाँ पे एडवांस इक्विपमेंट होते हैं, जैसे MRI मशीन्स होती है, एडवांस सर्जरी होती है और ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनल लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर इंडिया, जो हाईएस्ट लेवल होता है हेल्थ केयर का वो इंडिया का, उसको अपन नेशनल लेवल बोलते हैं। रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। नेशनल लेवल पर आते हैं आपके इंडिया के टॉप हॉस्पिटल, जैसे एम्स। इसके अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आते हैं आपके, पॉलिसी जाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात जो मैंने बताया था आपको कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है। तो आपको अगर एग्जाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का तो ये सारा कंटेंट आपको लिख के आना है, कहाँ तक? नेशनल लेवल तक, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रोल ऑफ MLHP और CHP, यानी कि मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर और कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के क्या रोल होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे होता है प्रोवाइड बेसिक आउट पेशेंट केयर, जो भी आउट पेशेंट केयर होती है वो प्रोवाइड करते हैं मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर। इसके बाद मैनेज करते हैं कॉमन इलनेस को, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं रेफर टू हायर सेंटर, कोई भी सीरियस केसेस आता है तो उसको हाई सेंटर यानी कि
कोई भी जैसे सब सेंटर के अंदर आया तो उसको पीएससी में, पीएससी के अंदर आया तो उसको सीएससी में, ठीक है, ऐसे रेफर करते हैं अपन, मेंटेन करते हैं हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये सारे रोल होते हैं किसके, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर या एमएलएचपी के, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एनआरएचएम और एनयूएचएम के अंदर, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। फुल फॉर्म की अपन सबसे पहले बात करते हैं कि एनआरएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो एनआरएचएम की फुल फॉर्म होती है। एनयूएचएम की होती है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था एनआरएचएम, एनआरएचएम हुआ था 2005 के अंदर, एनयूएचएम हुआ था 2013 के अंदर, ठीक है। एरिया की अपन बात करते हैं, एनआरएचएम कौन सी जगह चलाई जाती है, ये चलाई जाती है आपके विलेज के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर। और जो एनयूएचएम है वो आपकी सिटीज़ और टाउन यानी अर्बन एरियाज़ के अंदर चलाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर फोकस कहाँ होता है, फोकस की अपन बात करते हैं, एनआरएचएम के अंदर फोकस करते हैं पर रूरल पुअर पर, वुमेन और चिल्ड्रन पर, ठीक है। एनयूएचएम के अंदर अर्बन पुअर, स्लम ड्वेल्स और स्ट्रीट वर्कर्स उस पर फोकस करते हैं। मेन वर्कर कौन होता है एनआरएचएम के अंदर, आशा वर्कर्स होती है विलेज के अंदर, और अर्बन हेल्थ वॉलंटियर्स और अर्बन सेंटर्स होते हैं एनयूएचएम के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के बारे में। इसके अंदर आते हैं आपका एनआरएचएम और एनयूएचएम, ठीक है। एनआरएचएम के अंदर फोकस किया जाता है, एनआरएचएम के अंदर रूरल हेल्थ पर फोकस करते हैं, सब सेंटर पर, पीएससी पर और सीएससी पर अपन फोकस करते हैं। जो एनयूएचएम होता है उसके अंदर अपन अर्बन स्लम हेल्थ पर यानी कि सिटी के अंदर जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उन पर फोकस करते हैं। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत, जो आपके 2018 के अंदर प्रोग्राम चलाया गया था, इसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया था ये पता होना चाहिए सबसे पहले। लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2018 के अंदर लॉन्च किया था टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि सभी को हेल्थ मिल सके, सभी को स्वास्थ्य की जितनी भी सेवाएं वो सारी मिल सके, उसके लिए ये चलाया गया था आयुष्मान भारत, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि HWCS, ठीक है। इसके अंदर कन्वर्ट किया गया था सब सेंटर एंड पीएससी को HWC के अंदर यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर। इसके अंदर प्रोवाइड की गई थी कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके अंदर 12 सर्विस का पैकेज होता है, ठीक है। फोकस किया गया था इसके अंदर प्रिवेंटिव, प्रमोशन एंड वेलनेस पर, ठीक है, नॉट जस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि ओनली ट्रीटमेंट पे फोकस नहीं किया गया था। यहाँ पे जो भी डिजीज है उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसको प्रमोशन कैसे किया जाए, यानी कि हेल्थ के बारे में कैसे जानकारी दी जाए और कैसे उसको वेलनेस ठीक किया जाए, इस पर फोकस किया गया था, ठीक है। इसके बाद है सेकंड नंबर पे आयुष्मान भारत के अंदर PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके अंदर कवर किया गया है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यानी कि किसी भी फैमिली के अंदर से हर साल एक सदस्य को उसकी हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। बेनिफिशरीज पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को ये प्रोवाइड की गई थी, ओवर 10 करोड़ फैमिलीज को ये लाभ मिला है, ठीक है। फ्री ट्रीटमेंट इन द पब्लिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल, इसके थ्रू जो भी पब्लिक हॉस्पिटल है और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जो इस स्कीम के अंदर आते हैं उनके अंदर फ्री ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंट जो 2 नंबर का देखने को मिल सकता है आपको। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होती है, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विस, जो भी क्वालिटी हेल्थ सर्विस है उनको एक्सेस किया जाए, जैसे प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी कि कोई भी पैसा उनसे लिए बिना उनको ये सारी सर्विस प्रोवाइड की जाए। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर बताया गया है। इसके अंदर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं लाइक आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम, एनयूएचएम, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की गई है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो स्टेप टुवार्ड द यूएससी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर ये सारे कदम उठाए गए हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी की, जो आपके 2017 के अंदर दी गई थी। लेटेस्ट NHP जो लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 के अंदर, ठीक है। इसका विजन क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, अचीव हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबिंग फॉर ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको जो भी हेल्थ है, स्वास्थ्य की जितनी भी सेवाएं वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिल सके, ये इसका विजन था। गोल क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवर, यानी कि सभी को हेल्थ जो भी स्वास्थ्य सेवाएं वो मिल सके, ये इसका गोल था। इसके की ऑब्जेक्टिव्स की अपन बात कर लेते हैं, क्या की ऑब्जेक्टिव्स है इसके। फर्स्ट नंबर पे हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी को स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके, जो भी असेसिबल है, अफोर्डेबल और क्वालिटी केयर सभी को मिल सके। स्ट्रेंथ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड CPSC, यानी कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, उसको मजबूती प्रदान की गई है। इसके बाद रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, जो आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके थ्रू जो भी इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी है उसको कम किया जाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद कंट्रोल किया जाए कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, इंप्रूव किया जाए न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट को, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत बताया गया था। प्रमोट किया जाए आयुष्मान भारत को और इंश्योरेंस कवरेज को, ठीक है। ये हो गया आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स। अब अपन बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। ये स्टार्ट किए थे UN ने 2015 से 2030 तक ये दिए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर 17 गोल्स आते हैं, ठीक है, जो टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर, फेयर एंड सस्टेनेबल, जो क्या करेंगे वर्ल्ड को हेल्थियर बनाने पर, उसको न्याय संगत और सस्टेन बनाने पर फोकस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
थर्ड के अकॉर्डिंग गुड हेल्थ एंड वेलबिंग पर फोकस किया गया है। आपको इतना पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है ये। बट हेल्थ इज कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट ऑल अदर गोल्स, लेकिन जो हेल्थ है वो सभी जितने भी गोल्स हैं उससे कनेक्ट होती है, जैसे पुअर्टी, हंगर, एजुकेशन, वाटर, जेंडर एंड क्लाइमेट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 5 ईयर प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट है अभी 15 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, 5 ईयर प्लान है तो आपको ये ऐसे कैसे पढ़ के जाना है। मैंने ये जो यूनिट पढ़ाई थी उसके अंदर बता दिया था, लेकिन आपको मैं यहाँ पे वन शॉट के अंदर सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका जो था वो 1951 से 1956 तक चला था। इसकी प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, हेल्थ के अंदर इसके अंदर फोकस किया गया था, जो भी पीएससी है उसको मजबूती स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए। इसके अंदर लॉन्च हुआ था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो आपका हुआ था 1953 के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान चला था आपका 1956 से 61 के अंदर। इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था। हेल्थ के अंदर इसके अंदर जो हेल्थ सर्विस है उनको बढ़ावा दिया जाए और फैमिली प्लानिंग पर फोकस किया गया था। इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, जो रांची के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है साइकेट्री का, उसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 1956 से 1961 के अंतर्गत। इसके बाद थर्ड नंबर पे है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो आपका 1961 से 1966 तक चला था। इसके अंदर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। जैसे हेल्थ के अंदर इसके अंदर एक्सपेंशन किया था मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन का, इंट्रोडक्शन किया गया था यहाँ पे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स का, और डेवलपमेंट किया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का। फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर जो 1969 से 1974 के अंदर दिया गया था, इसके अंदर फोकस किया है स्टेबिलिटी पर और प्रोग्रेस पर। हेल्थ के अंदर इंटीग्रेशन किया गया है फैमिली प्लानिंग का हेल्थ सर्विस के साथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है बेसिक हेल्थ सर्विसेज को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो आपका 1974 से 1979 के अंदर दिया गया था। इसके अंदर फोकस था गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पुअर्टी। हेल्थ के अंदर इसके अंदर जो रूरल हेल्थ स्कीम है वो लॉन्च की गई है, जो बेस्ड है आपकी श्रीवास्तव कम्युनिटी पर, जो 1975 के अंदर दी गई थी। इसके अंदर विलेज हेल्थ गाइड एंड मल्टीपर्पज वर्कर्स पर फोकस किया गया था। अब बात करते हैं सिक्स 5 ईयर प्लान की, जो आपके 1980 से 1985 तक चला था। इसके अंदर फोकस किया गया था रिमूवल ऑफ पुअर्टी और मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकरण पर। हेल्थ के अंदर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चलाया गया था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई थी, और जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंट्रोल किया गया था। स्पेशल फोकस था इस प्रोग्राम के अंतर्गत, इस 5 ईयर प्लान के अंदर, सिक्स 5 ईयर प्लान के अंतर्गत मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पर। ठीक है, सेवन्थ 5 ईयर प्लान दिया गया था आपका 1985 से 1990 तक। ठीक है, इसके अंदर फोकस किया गया था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर। हेल्थ के अंदर इसके अंदर जो यूआईपी है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1985 के अंदर। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, और जो भी मेडिकल कॉलेज है उनको बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, सेवन्थ 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। अब है 8 5 ईयर प्लान, जो आपका 1992 से 97 तक चला था। इसके अंदर फोकस किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। हेल्थ के अंदर चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड पर फोकस किया गया था, जो आपके 92 के अंदर चलाया गया था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया था इस 8 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। फोकस किया गया था इसके अंतर्गत पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं 9 5 ईयर प्लान के अंदर। ये आपके 1997 से 2002 तक दिया गया था, जो फोकस किया गया था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, इसके अंदर फोकस था। हेल्थ के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फेज सेकंड है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। 8 5 ईयर प्लान के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अप्रोच फर्स्ट था ये आपका। ठीक है, 9 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ये आरसीएस सेकंड है। इसके अंदर डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था टीबी के लिए, मलेरिया के लिए, लेप्रोसी के लिए और एड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद 10 5 ईयर प्लान था, जो आपके 2002 से 2007 तक चलाया गया था। इसके अंदर फोकस किया गया था इक्विटी एंड सोशल जस्टिस पर। ठीक है, इसके अंदर हेल्थ के अंदर लॉन्च किया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी को, जो आपके 2002 के अंदर लॉन्च हुई थी। नेशनल वेक्टर वो डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था 10th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। इसके बाद है 11th 5 ईयर प्लान, जो आपके 2007 से 2012 तक चलाया गया था। इसके अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस किया था। हेल्थ के अंदर एनआरएचएम को स्ट्रेंथ किया जाए, यानी कि उनको एक तरह से शक्ति प्रोवाइड की जाए, कैसे उसको आधारित किया जाए उस पर फोकस था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पर फोकस था, यानी कि ठीक है, फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन पे यहाँ पे फोकस प्रोवाइड किया गया था कि चाइल्ड हेल्थ को कैसे मजबूती प्रोवाइड की जाए, कैसे इम्यूनाइजेशन अच्छे से किया जाए और कैसे सभी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट 5 ईयर प्लान आपका 12th 5 ईयर प्लान, जो आपका 2012 से लेकर 2070 तक चला था। इसके अंदर फोकस किया गया था कि जो भी ग्रोथ है वो आपकी फास्ट हो, सस्टेनेबल हो और इंक्लूसिव हो। ठीक है, यानी कि सस्टेन हो, लगातार चले और आपकी तेज़ी से बढ़े। हेल्थ के अंदर इसके अंदर फोकस किया गया था जो भी नेशनल हेल्थ मिशन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर एम्फेसिस प्रोवाइड की जाए और इंक्रीज किया जाए गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो जीडीपी है उसको 2.5 से बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी की अपन बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी 1993 के अंदर। क्या पर्पज है इसका? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपुल इन इंडिया। जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है लोगों का उनको इम्प्रूव किया जाए इंडिया के अंदर, स्पेशली चिल्ड्रन का, वुमेन का और वल्नरेबल ग्रुप्स का, यानी कि जिनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता,
ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की अपन बात करते हैं। क्या गोल था भाई नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी का? रिड्यूस माल न्यूट्रिशन को कम किया जाए, प्रिवेंट किया जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे आयरन, विटामिन ए और आयोडीन को, प्रमोट किया जाए ब्रेस्ट फीडिंग को, और इंप्रूव किया जाए फूड सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू सेफ फूड पर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन की सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड द लैंड बाय हार्मफुल सब्सटेंस। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि वातावरण पॉल्यूशन कैसे होता है? ठीक है, इसके अंतर्गत यानी कि अगर हवा, पानी और जो पृथ्वी है वो हार्मफुल सब्सटेंस से कंटामिनेटेड होती है तो उसको अपन बोलते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट। ये कैसे अफेक्ट करता है? ये जो भी ह्यूमन है उनकी हेल्थ को, एनिमल्स है और प्लांट्स की हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्या कारण होते हैं एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन बढ़ने के? इंडस्ट्रियल वेस्ट और स्मैक से एनवायरमेंट क्या होता है, जो वातावरण है वो आपका दूषित होता है। व्हीकल इमिशन, जो भी व्हीकल से धुआं निकलता है उससे। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स के यूज से, केमिकल के यूज से। डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट से, कोई भी न्यूक्लियर पदार्थ है उसके एक्सीडेंट से, यानी कि वो अगर डिस्पोज हो गया है, फट गया है, तो उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन हो गया है और इससे कई सारी डिजीज देखने को मिलेगी। जैसे क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से? रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीज हो सकती है, वाटरबोर्न डिजीज हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रोकने के अंदर नर्स का क्या रोल होता है? नर्स प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग एनवायरमेंटल हेल्थ। जो नर्स होती है वो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के अंदर और एनवायरमेंट हेल्थ को प्रमोट करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है जो नर्स होती है, एजुकेट करती है लोगों को अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में, जो भी पीपल्स है उनको पॉल्यूशन के बारे में एजुकेट करती है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है एंड इट्स हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। और जो भी इसके दुष्प्रभाव होते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं हेल्थ पर, उनके बारे में एजुकेट करती है। एनकरेज करती है यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करने पर फोकस किया जाता है। एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो भी वेस्ट है उसका अच्छी तरह से निस्तारण हो, इसके बारे में एजुकेट करती है जो कम्युनिटी, जो नर्स होती है वो। इसके बाद कम्युनिटी अवेयरनेस चलाई जाती है कम्युनिटी के अंदर, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड रैलीज, जैसे क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थी लाइफ, ये सारे रैली चलाई जाती है इन स्लोगन पर। टीच किया जाता है कम्युनिटी को अबाउट सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसको कैसे पृथक्करण किया जाए, कैसे सेग्रीगेट किया जाए उसके बारे में बताया जाता है। जैसे बायोडिग्रेडेबल कौन से सब्सटेंस होते हैं, कौन से वेस्ट होते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। ठीक है, उस पर फोकस किया जाता है। इसके बाद वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसके अंदर फॉलो किया जाता है एंड बताया जाता है। टीच प्रॉपर हॉस्पिटल वेस्ट सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल, जो भी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। प्रमोट किया जाता है रिसाइकलिंग और रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक है, जो भी प्लास्टिक है उसको यूज किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, कि भाई जो भी प्लास्टिक है वो ज़्यादा यूज नहीं ले। इसके बाद डिजीज प्रिवेंशन पर फोकस किया जाता है। एजुकेट अबाउट डिजीज केस्ड बाय पोल्यूशन, जो भी डिजीज है पोल्यूशन के कारण हो रही है उसके बारे में बताया जाता है, जैसे अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम्स और डायरिया। इसके बाद हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस। इसके अंदर अर्ली डिटेक्ट, कोई भी डिजीज आपको हो गई, कोई भी पोल्यूशन डिजीज आपको हो गई, ठीक है, तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए और जो भी पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस हुई है उसको डॉक्टर को बताने के लिए फोकस किया जाता है। इसके बाद पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम चले जाते हैं उसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर यहाँ पे फोकस किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट एंड एनजीओ एनवायरमेंटल कैंपेन लाइक स्वच्छ भारत अभियान। जो स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन है उसके अंदर सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या होता है? व्हेन हार्मफुल गैसेज, डस्ट और स्मोक मिक्स विद एयर एंड मेक इट अनसेफ फॉर लिविंग बीइंग्स, इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब कोई भी हार्मफुल गैस, डस्ट और स्मोक जो है एयर के साथ मिक्स हो जाती है और इसको अनसेफ यानी गंदा कर देती है, जो आपके ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग बींग के लिए अनसेफ होती है, तो इसको अपन बोलते हैं एयर पोल्यूशन। इसके क्या क्या कारण होते हैं? व्हीकल स्मोक, जो व्हीकल है उनसे धुआं जो निकलता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल के एमिशन से। बर्निंग ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है, जो भी फ्यूल है उनके बर्निंग से एयर पोल्यूशन होता है। डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई से आपका एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। इफेक्ट क्या होते हैं इसके? रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, आपको अस्थमा, कफ हो सकता है, आई के अंदर इरिटेशन हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है और जो भी क्लाइमेट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन की अपन बात करते हैं। प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं अपन एयर पोल्यूशन को? प्लांट करो मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपन को पेड़ लगाने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए अपन को। अवॉइड करना चाहिए बर्निंग गार्बेज, जो भी जलाने वाला कचरा उसको अपन को नहीं जलाना चाहिए। यूज़ करना चाहिए अपन को क्लीन फ्यूल जैसे सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन क्या होता है भाई। नॉइज पोल्यूशन डेफिनेशन के अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। अनवांटेड और हार्मफुल साउंड दैट डिस्टर्ब ह्यूमन एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। कोई भी अनवांटेड और हार्मफुल साउंड जो डिस्टर्ब करते हैं ह्यूमन को और एनिमल को, जिसको अपन बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। सबसे पहले कारण की अपन बात कर लेते हैं, क्यों होता है नॉइज पोल्यूशन। लाउड म्यूजिक से, व्हीकल के हॉर्न से, फैक्ट्री की जो भी मशीन है उनकी आवाज़ से नॉइज पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन पर वर्क चल रहा है तो उसकी आवाज़ से नॉइज पोल्यूशन होता है। इससे क्या क्या होता है? इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं? हियरिंग लॉस हो सकती है पर्सन की, स्ट्रेस में जा सकता है पर्सन, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है पर्सन का,
कैसे इसको रोके, प्रिवेंशन की अपन बात करते हैं। इसके अंदर यूज करो साउंड प्रूफ मटेरियल, जो भी साउंड प्रूफ मटेरियल है उनका आपको यूज़ करना है। कंट्रोल करना है यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स का। प्लांट करना है मोर ट्री, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो वो क्या करेंगे, जो भी साउंड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। फॉलो करना है आपको जो भी नॉइज कंट्रोल नियम है, लॉज है उनको। अब बात करते हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ए रिसोर्सेज इज एनीथिंग यूजफुल और दैट कैन बी मेड यूजफुल टू ह्यूमन टू मीट देयर नीड्स एंड देयर वांट। एक ऐसा रिसोर्सेज, एक ऐसा संसाधन जो भी ह्यूमन है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, उनकी चाहतों को पूरा करे, उसको अपन रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है। ए रिसोर्सेज दैट इज डायरेक्टली अवेलेबल और फॉर यूज बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो डायरेक्टली अवेलेबल है नेचर के द्वारा उनको यूज करने के लिए, उसको अपन नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शंस। जो भी रिसोर्सेज डायरेक्टली नेचर से आपको मिलते हैं जो ह्यूमन एक्शंस के लिए जरूरी है, उसको अपन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, एयर, सनलाइट, वाटर, सोइल, स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल और फ्यूल्स, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। इसके बाद टाइप की बात कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर टू टाइप होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे रिन्यूएबल, यानी जिसको अपन रिन्यू कर सकते हैं, कैन बी रिप्लेस्ड और नेवर एंड, ये कभी खत्म नहीं होता और इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जिसको अपन कभी रिन्यू नहीं कर सकते, ये लिमिटेड होते हैं और कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, क्योंकि इसको अपन रिप्लेस भी नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स और स्टोन्स। ठीक है। अब बात करते हैं अपन मील प्लानिंग के बारे में। मील प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले मीनिंग की अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर। मील प्लानिंग मीन्स मेकिंग ए प्लान ऑफ मील्स फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स सो दैट एवरीवन गेट्स एनफ न्यूट्रिशन। मील प्लानिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्लान बनाना पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए जिससे सभी को न्यूट्रिशन मिल सके। इट डिपेंड ऑन अवेलेबल टाइम, मनी एंड फूड आइटम्स। ये टाइम पर, मनी पर और फूड आइटम्स पर डिपेंड करता है। इट शुड गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन, सेटिस्फाई हंगर एंड टेस्ट गुड। जो मील प्लानिंग होती है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सेटिस्फाई करता है आपकी जो भी भूख है, और टेस्ट को अच्छा बनाता है। वी कैन आल्सो कॉल इट डेली फूड गाइड। जो मील प्लानिंग है इसको अपन डेली फूड गाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। एम्स क्या है, क्या उद्देश्य है भाई मील प्लानिंग के। फर्स्ट नंबर पे टू गिव एनफ न्यूट्रिएंट टू एवरी फैमिली मेंबर, प्रत्येक फैमिली मेंबर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, ये उसका उद्देश्य होता है मील प्लानिंग का। सेकंड नंबर पे टू यूज़ मनी प्रॉपर्ली एंड मेक फूड इकोनॉमिकल, जो भी मनी है उसका अच्छे से यूज़ हो पाए और जो फूड है वो इकोनॉमिकल बन पाए। ठीक है। थर्ड नंबर पे टू चूज फूड एज पर फैमिली मेंबर्स लाइक एंड डिसलाइक, जो फूड है वो फैमिली मेंबर की पसंद और नापसंद के हिसाब से बने। टू सेव टाइम, एनर्जी एंड मनी, जो मील प्लानिंग है उसके अंदर टाइम, एनर्जी और मनी को बचाया जाए। ठीक है। इसके बाद टू यूज़ लेफ्ट ओवर फूड एंड अवॉइड वेस्ट, जो लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ फूड है उसको यूज़ किया जाए और जो वेस्ट है उसको अवॉइड किया जाए। इसके बाद टू सिलेक्ट फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स नॉट जस्ट हाई इन कैलोरीज। इसके अंदर मील प्लानिंग के अंदर अपन को ऐसे न्यूट्रिएंट्स फूड पर फोकस करना है जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ज़्यादा हो, नॉट जस्ट हाई इन कैलोरी, यानी कैलोरी उनके अंदर हाई नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हाई होनी चाहिए। ऐसे भोजन का अपन को क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद है टू मेक फूड लुक गुड एंड टेस्ट गुड, ऐसे अपन को फूड बनाना चाहिए जो अच्छा दिखे, टेस्ट उसका अच्छा हो। टू ऐड वेराइटी इन मील्स, मील्स के अंदर अपन को ऐड करनी चाहिए वेराइटीज़। ठीक है। अब बात करते हैं अपन फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है। सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के अंदर ये दिया गया था, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। एन एडल्ट्रेंट इज एन मटेरियल विच इज एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेंट क्या होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो एडल्ट्रेशन के उद्देश्य से मिलाया जाता है। ठीक है। कोई भी मिलावटी सामान, उसको अपन बोलते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच क्वालिटी और नेचर ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इज रिड्यूस थ्रू द एडिशन ऑफ फॉरेन और इन्फीरियर सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ वाइटल एलिमेंट्स। एडल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भी कोई सब्सटेंस दिया गया है उसकी क्वालिटी को, उसको नेचर को अपन कम करते हैं। कैसे, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी बाहर से अपन ने छोटा सब्सटेंस, गलत सब्सटेंस मिला दिया गया है और रिमूव कर दिया उसके अंदर से जो भी वाइटल एलिमेंट्स थे, यानी मुख्य सब्सटेंस तो अपन एलिमेंट हटा दिए और जो भी गंदा सब्सटेंस था वो अपन ऐड कर दिया, इसको अपन बोलते हैं एडल्ट्रेशन। अब बात करते हैं अपन टाइप की। एडल्ट्रेशन के दो टाइप होते हैं, इंटेंशनल और इंसिडेंशियल। इंटेंशनल का मतलब होता है यानी कि थिंग्स एड ऑन द पर्पज, यानी किसी उद्देश्य से अपन अगर जानबूझकर कोई भी सब्सटेंस मिला रहे हैं तो उसको अपन इंटेंशनल बोलते हैं, जैसे सेंड, मार्बल, चिप्स, स्टोन्स, सोप, चाक पाउडर, वाटर मिल्क, इन मिल्क, ये सारी चीज़ें अपन ने जानबूझकर मिलाई है तो इसको अपन बोलते हैं इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेंट। ठीक है। सेकंड नंबर पे इंसिडेंटल, थिंग्स दैट मिक्स बाय एक्सीडेंट, कोई भी वस्तु अगर एक्सीडेंटली मिक्स हो गई है तो उसको अपन इंसिडेंटल बोलते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, ड्रॉपिंग ऑफ रेट्स, लार्वा और मेटेलिक सब्सटेंस जैसे लीड, आर्सेनिक, मर्करी फ्रॉम पाइप और इंडस्ट्रीज। ये सारी सब्सटेंस जो है अगर एक्सीडेंटली मिक्स हो गई है तो इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन। ठीक है। अब बात करते हैं अपन बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन सो दैट द बॉडी गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द नीड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वेट्स, विटामिन एंड द मिनरल्स। बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक समान मात्रा में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाने हैं,
एक राइट अमाउंट के अंदर और राइट प्रोपोर्शन के अंदर, जिसके अंदर जो भी आपको बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आपको बॉडी को मिल पाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, ये सारे आपको बॉडी को मिल पाए। इसको अपन बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब बात करते हैं एस्पेक्ट कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आती है बैलेंस डाइट के अंदर। फर्स्ट नंबर पे बैलेंस डाइट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फूड। बैलेंस डाइट के अंदर जितने भी फूड है वो सारे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे इट शुड हैव ए वेराइटी ऑफ फूड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर वेराइटी ऑफ फूड्स आते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं। देयर आर 3 मेन फूड ग्रुप्स। इसके अंदर 3 मेन फूड ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट नंबर पे एनर्जी गिविंग फूड्स, जो गिव एनर्जी टू द बॉडी, जो बॉडी को एनर्जी देते हैं। एग्जाम्पल है इसके सीरियल्स, शुगर, जेगरी, रूट्स, ट्यूबर्स एंड फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो बॉडी को बिल्ड करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के अंदर, बॉडी की जो भी ग्रोथ और रिपेयरिंग के अंदर। एग्जाम्पल है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेज, एग, नट्स, मीट, फिश और पोल्ट्री, ठीक है। इसके बाद है प्रोटेक्टिव फूड्स। इसके अंदर प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को डिजीज से। ऐसे फूड्स जो बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं उसको अपन प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो रिच होते हैं, सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, विटामिन और मिनरल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, एस्पेक्ट है, बैलेंस डाइट मीट न्यूट्रिशनल नीड। बैलेंस डाइट जो है वो न्यूट्रिशनल नीड को पूरी करती है। कैसे? बैलेंस डाइट गिव ऑल न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी। बैलेंस डाइट ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो बॉडी को जरूरत होती है। द अमाउंट ऑफ फूड डिपेंड ऑन द एज, सेक्स एंड वर्क एक्टिविटी। जो भी फूड की अमाउंट है वो डिपेंड करती है एज पर, कि कितनी एज है पर्सन की, उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी वर्क एक्टिविटी क्या है, कितना वो काम करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एज पर आइडिया। रिकमेंडेड डेली एलेवेंसेज जो है इसके अकॉर्डिंग सभी को न्यूट्रिशन का एक डाटा प्रोवाइड किया है, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिशन लेना होता है। इसके बाद बैलेंस डाइट प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ लीननेस। जो बैलेंस डाइट है एक पीरियड प्रोवाइड करता है लीननेस का। कैसे? बैलेंस डाइट आल्सो गिव एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और सेफ्टी मार्जिन फॉर टाइम व्हेन द बॉडी मीट नीड आर नॉट फुली मीट। जो बैलेंस डाइट है इसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है जब आपको बॉडी जो है बॉडी की नीड पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाती, बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, तो ये काम करता है। कैसे? ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी आपने व्रत रखा है और कोई भी आपको इलनेस है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो है न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हेल्थ एजुकेशन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसकी अपन बात कर लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू जॉन एम लास्ट जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन क्या होती है? हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल लर्न टू बिहेव इन ए मैनर कंडक्टिंग टू द प्रमोशन, मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक बिहेव के अंदर, एक मैनर के अंदर बिहेव करना सीखते हैं, प्रमोशन करते हैं जो भी बिहेवियर है उसका, मेंटेनेंस करते हैं और रिस्टोरेशन करते हैं किसका? हेल्थ का, ठीक है। WHO अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन क्या होती है? हेल्थ एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ केयर का पार्ट होता है। दैट इज कंसर्न विद प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर, जिसके अंदर अपन जो भी हेल्थ बिहेवियर है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों अपन इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर पे इट इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। जो हेल्थ एजुकेशन है वो आपकी इंप्रूव करती है किसको? हेल्थ की स्टेटस को। इसके बाद इट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल। ये जो भी लाइफ की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करती है, उसको बढ़ाती है। इट रिड्यूस प्रीमेच्योर डेथ। जो भी प्रीमेच्योर डेथ होती है बच्चों की उनको क्या कर देती है? कम कर देती है हेल्थ एजुकेशन। फोर्थ नंबर पे इट रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट। जो मॉर्बिडिटी यानी कि जो भी डिजीज है और जिसके कारण डेथ, जो मोर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर, उसको कम कर देती है कौन? हेल्थ एजुकेशन। यानी कि हेल्थ के बारे में अगर सभी को जानकारी होगी तो ये सारी चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा एक तरह से, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, जो भी प्रीमेच्योर डेथ होती है वो कम हो जाएगी, जो भी मॉर्बिडिटी है, इलनेस की कंडीशन है, जो भी मृत्यु दर है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ एजुकेशन के। कौन कौन से प्रिंसिपल हेल्थ एजुकेशन के? फर्स्ट नंबर पे फैक्चुअल मैसेज या क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो भी मैसेज है, मैसेज शुड बी ट्रू, साइंटिफिक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इन लोकल लैंग्वेज। जो भी मैसेज है वो आपके ट्रू होने चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक होने चाहिए एंड ईजी होने चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज के अंदर जो सभी कम्युनिटी के लोग समझ सके। इसके बाद इंटरेस्ट, टीचिंग शुड बी इंटरेस्टिंग यूजिंग स्टोरीज, एग्जाम्पल और क्वेश्चन। जो भी टीचिंग है वो आपकी हेल्थ एजुकेशन के बारे में वो आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके अंदर आप स्टोरी का यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हो और क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हो, जिसके द्वारा जो भी लोग हैं वो आपकी बातों को, हेल्थ एजुकेशन को समझे, सुने। इसके बाद थर्ड नंबर पर मोटिवेशन, इंस्पायर एंड एनकरेज पीपल टू लर्न एंड टेक एक्शन फॉर बेटर हेल्थ। इसके अंदर आपको लोगों को इंस्पायर करना है कि आपको बेटर हेल्थ के बारे में एक्शन क्यों लेना है, क्यों आपको अच्छी हेल्थ अपनानी चाहिए। इसके बाद रेनफोर्समेंट, इसके अंदर गिव पॉजिटिव फीडबैक और रिवार्ड टू एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर। कोई भी पर्सन अगर गुड बिहेवियर को अपनाता है तो आपको उसको रिवार्ड देना चाहिए, उसको पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंप्रीहेंशन क्या होता है? यूज सिंपल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पीपल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। सेवंथ नंबर पे लर्निंग बाय डूइंग,
पीपुल लर्न बेस्ट बाय डूइंग थिंग प्रैक्टिकली। अगर आप उनको प्रैक्टिकली हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताओगे, ठीक है, तो लोग अच्छे से समझेंगे। इसके बाद है फीडबैक। फीडबैक के अंदर गिव फीडबैक इमीडिएटली सो पीपुल नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। आपको फीडबैक प्रोवाइड करना उनको, इस तरह लोग जानेंगे कि क्या सही है उनकी हेल्थ के लिए और क्या गलत है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को अपन कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इंक्लूड शेयरिंग आइडियाज़, वैल्यूज़, ओपिनियंस, थॉट्स और फीलिंग्स विद ईच अदर। कम्युनिकेशन के अंदर अपन आइडिया शेयर करते हैं, वैल्यू शेयर करते हैं, जो भी ओपिनियंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी थॉट्स हैं उनको शेयर करते हैं, और जो भी फीलिंग्स हैं उनको एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। फर्स्ट होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, द पर्सन हु स्टार्ट द मैसेज और वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टार्ट करता है मैसेज को और जो भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है उसको सेंडर बोलते हैं। सेकंड नंबर पे मैसेज। मैसेज क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन और आइडिया दैट इज बिंग शेयर्ड। ऐसी इन्फॉर्मेशन और आइडिया जो शेयर करते हैं अपन उसको मैसेज बोलते हैं। थर्ड नंबर पे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऐसा तरीका, द वे और मेथड थ्रू विच द मैसेज इट सेंड, लाइक टॉकिंग, राइटिंग और सिग्नल्स। एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा अपन मैसेज भेजते हैं उसको चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसे टॉकिंग, राइटिंग और सिग्नल्स। फोर्थ नंबर पे रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, द पर्सन और ग्रुप हु रिसीव और लिसन टू द मैसेज। एक ऐसा व्यक्ति या ग्रुप जो भी मैसेज है उनको सुनता है, रिसीव करता है। इसके बाद लास्ट है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, द रेस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर आफ्टर गेटिंग द मैसेज। रिसीवर के पास मैसेज आने के बाद जो भी रेस्पॉन्स करता है रिसीवर, जो भी रिएक्शन देता है उसको अपन बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कौन कौन से टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन का एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स का, ठीक है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। इसके अंदर आपको टाइप्स के अंदर वन वे कम्युनिकेशन पढ़ना है। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, मैसेज गोज ओनली इन वन डायरेक्शन। इसके अंदर जो भी मैसेज है वो एक डायरेक्शन के अंदर आते हैं। नो फीडबैक, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड नंबर पे टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे बोथ पीपल शेयर एंड गिव फीडबैक। दोनों जो लोग होते हैं जिनके बीच में एक्सचेंज हो रही है इन्फॉर्मेशन, वो क्या करते हैं, दोनों शेयर करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर यूजिंग गेस्चर, जो भी बॉडी गेस्चर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपन। फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद है वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे यूजिंग स्पोकन, बोलकर और रिटन वर्ड्स के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। इसके बाद है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके अंदर ऑफिशियल, फॉर्मल और फ्रेंडली इनफॉर्मल टॉकिंग होती है। इसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ पे यूजिंग पिक्चर्स, चार्ट और साइन का यूज़ करते हो आप। इसके बाद है टेली कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। यहाँ पर फोन्स, इंटरनेट और कम्युनिकेशन के लिए आप फ़ोन और इंटरनेट का यूज़ करते हो, ठीक है। इसके बाद है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर के कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर पे फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू बॉडी और सेंसेस। जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड होती है वो आपकी बॉडी से, सेंसेस से रिलेटेड होती है, जैसे डिफिकल्टी इन हियरिंग, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग, पुअर विजन या डिफिकल्टी सीइंग, मैसेज नॉट सेंड और रिसीव प्रॉपरली। ये आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। इसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो आपके माइंड और इमोशन से रिलेट होती है, जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंस, फियर और एंजाइटी, ईगो और एटीट्यूड और लो इंटेलिजेंस लेवल। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बैरियर्स। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी सराउंडिंग और एनवायरमेंटल से रिलेटेड होती है, जैसे नॉइज, लेक ऑफ वेंटिलेशन, हाई और लो टेम्परेचर और लेक ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कल्चरल बैरियर्स, जिसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है कल्चर के अंदर, बिलीफ के अंदर और लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स और कस्टम्स से कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स बन होते हैं। लैंग्वेज डिफरेंस से, लेवल ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से, ट्रेडिशनल और कल्चरल बिलीफ से, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके बैरियर्स की बात। अब बात करते हैं अपन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज यूज टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल टू अडेप्ट पॉजिटिव और हेल्थी बिहेवियर एंड अवॉइड हार्मफुल वंस थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होती है जो क्या करती है, ऐसी एबिलिटीज होती है जो लोगों को प्रभावित करती है, उनको गाइड करती है कि आपको पॉजिटिव बिहेवियर क्यों अपनाना चाहिए, क्यों आपको हेल्थी बिहेवियर अपनाना चाहिए, और जो भी हार्मफुल बिहेवियर है क्यों आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जिसके अंदर जो भी पर्सन है उनके हेल्थी बिहेवियर को अपनाने पर फोकस किया जाता है, और जो भी उनका नेगेटिव या जो भी खराब बिहेवियर है, जो भी हेल्थ डिजीज कर सकता है उनकी बॉडी के अंदर, उनको हटाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सम असेंशियल कम्युनिकेबल स्किल्स टू फॉर बिहेवियर चेंज। कौन कौन सी आप ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स है बिहेवियर चेंज के अंदर, वो यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट है एम्पैथी। इसके अंदर अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स एंड बिल्ड ए गुड कनेक्शन। दूसरों की जो भी फीलिंग्स है, भावनाएं, उनको आपको समझना है और एक गुड कनेक्शन डेवलप करना है, जिससे लोग क्या है, उनकी जो बिहेवियर है, गंदी आदतें हैं, उनको सुधार पाए। इसके बाद एक्टिव लिसनिंग। इसके अंदर लिसन केयरफुली टू नो देयर थॉट एंड फीलिंग्स। जो भी दूसरे लोग हैं उनको आपको अच्छे से सुनना है, उनकी फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को आपको समझना है।
इसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन करना है आपको, स्पीक सिंपली एंड क्लियरली, सिंपली आपको बोलना है और क्लियर बोलना है लोगों से, ठीक है। इसके बाद इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन टू मेक देम थिंक, जो भी क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड होने चाहिए, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं उनके बिहेवियर के बारे में कि आपने जो नेगेटिव बिहेवियर है वो क्यों अपना रखा है, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स की अपन बात कर लेते हैं, बिहेवियर चेंज के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांस-थ्योरेटिकल मॉडल दे आर 6 स्टेप ऑफ द बिहेवियर चेंज, ठीक है। चेंज हैपन स्लोली एंड सम टाइम पीपल में गो बैक टू ओल्ड हैबिट, जो बिहेवियर चेंज स्टेप्स है वो स्लोली चेंज होती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पीपल जो है अपनी पुरानी आदतों पर ही चले जाते हैं। स्टेप्स की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज, सेकंड है कंटेम्पलेशन स्टेज, थर्ड है प्रिपरेशन और डिटर्मिनेशन स्टेज, इसके बाद एक्शन स्टेज, मेंटेनेंस स्टेज और लैप्स स्टेज, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं होम विजिट के बारे में। होम विजिट क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। होम विजिट इज ए प्रोफेशनल विजिट मेड बाय हेल्थ केयर वर्कर और नर्सेज टू पर्सन हाउस टू गिव हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन एंड गाइडेंस टू द फैमिली इन देयर आउटर एनवायरनमेंट। होम विजिट जो है एक प्रोफेशनल विजिट होता है जो हेल्थ केयर वर्कर और नर्स के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर जो नर्सेज होती है वो पर्सन के, व्यक्ति के हाउस जाती है, उसके घर जाती है, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, उसको गाइडेंस देती है फैमिली के एनवायरनमेंट के अंदर ही, ठीक है। द होम विजिट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो होम विजिट है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्यों? इट इज असेंशियल बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट आर फाउंड एट होम। ये असेंशियल होता है क्योंकि जो मेजॉरिटी पेशेंट है वो घर पर ही मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिटिंग। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है होम विजिटिंग के। फर्स्ट नंबर पे नीड बेस्ड, जो होम विजिटिंग है वो होम बेस्ड होनी चाहिए। होम विजिट शुड बी प्लान एंड डन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल ऑफ फैमिली, जो भी लोग है, जो भी फैमिली है, उसके अकॉर्डिंग आपको होम विजिट तैयार करनी है, उनको प्रोवाइड करानी है। इसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड, नर्स शुड गिव इंपॉर्टेंस टू द मोस्ट अर्जेंट और एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली। नर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो भी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि जो करंट के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम है फैमिली के अंदर, उस पर फोकस करना है, जैसे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर, एंटीनेटल केयर पर फोकस करना है। इसके बाद रेगुलरिटी, जो होम विजिट है वो आपकी रेगुलर आपको प्रोवाइड करनी है, फिक्स इंटरवल पर, फिक्स टाइम होना चाहिए उसका, जो भी फैमिली नीड्स पर बेस्ड होनी चाहिए। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, जो होम विजिट है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कैसे? नर्स शुड बी फ्लेक्सिबल, नर्स क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और एडजस्ट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट होम और फैमिली सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक बेस्ड, जो आपकी होम विजिट है वो साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए। कैसे? द विजिट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड होनी चाहिए आपकी विजिट यहाँ पर, यूजिंग प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स लाइक हैंड वॉशिंग और इंस्पेक्शन आपको यूज करना है। इसके बाद है एनालिसिस बेस्ड, यहाँ पे नर्स शुड कलेक्ट एनालाइज फैक्ट अबाउट द होम फैमिली एंड एनवायरमेंट बिफोर स्टार्टिंग द विजिट, यानी कि नर्स को होम विजिट करने से पहले जो भी फैमिली के, होम के और एनवायरनमेंट के डाटा है, जो भी फैक्ट है, उसको कलेक्ट करना है, उसके बाद होम विजिट देनी है, ठीक है। इसके बाद है बैग टेक्निक। समझ में आ रहा है ना आपको? आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं जल्दी नहीं लूँगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप ये बात समझो, ठीक है। तो समझ में तो आई होगी क्योंकि मैंने सिंपल आपके लिए नोट डिजाइन किए हैं, ठीक है। बस आपको रिवीजन करना है यहाँ पे, ठीक है। बैग टेक्निक क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। बैग टेक्निक इज ए टूल और मेथड बाय विच द नर्स परफॉर्म नर्सिंग प्रोसीजर्स ड्यूरिंग ए होम विजिट इन ए क्लीन, सेफ और एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। बैग टेक्निक ऐसा मेथड, एक ऐसा टूल होता है जिसके द्वारा नर्स जो है वो नर्सिंग प्रोसीजर्स को परफॉर्म करती है ड्यूरिंग ए होम विजिट के दौरान, एक क्लीन, सेफ और ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, ठीक है। इट हेल्प सेव टाइम एंड एनर्जी, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एंश्योर इफेक्टिव नर्सिंग केयर। जो बैग टेक्निक है वो टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से और एंश्योर करता है कि आपको जो पेशेंट है उनको इफेक्टिव नर्सिंग केयर मिले। द पब्लिक हेल्थ बैग इज एन असेंशियल इन एन इंडिस्पेंसिबल इक्विपमेंट फॉर एवरी कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जो पब्लिक हेल्थ बैग होता है वो एक असेंशियल, ठीक है, अनिवार्य है इक्विपमेंट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है, बात करते हैं अपन हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में। ये भी आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस के अंदर है और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्थ बिलीफ मॉडल का इंट्रोडक्शन की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेड इन 1950s के अंदर ये बनाया गया था, किसके द्वारा? होस्टबाम ऑन रोजेंटेक, जो साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग। इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था व्हाई पीपल डू और डू नॉट टेक हेल्थ प्रिकॉशन लाइक स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन। इसके अंदर बताया गया था कि पीपल क्यों करे, जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग है, जो भी प्रिवेंशन है, वो क्यों ले और क्यों नहीं ले हेल्थ प्रिकॉशंस को, इसके बारे में ये बताया गया था। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ए मॉडल दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड पीपल बिलीफ अबाउट हेल्थ, एक ऐसा मॉडल होता है जो हेल्थ के बारे में जो भी लोगों के बिलीफ्स हैं उसको समझता है। यूज टू प्लान हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, इसके अंदर जो भी हेल्थ के प्रमोशन है उसको यूज किया जाता है और डिजीज प्रिवेंशन पर फोकस किया जाता है, ठीक है। मेन पॉइंट्स की अपन बात करते हैं यहाँ पे। ए पर्सन टेक एक्शन, यहाँ पे पर्सन जो है कोई व्यक्ति है वो एक्शन लेता है कब? जब दे फील एट रिस्क ऑफ द डिजीज, जब उसको रिस्क फील होगा कि डिजीज अपन को होने वाली है। दे फील द बेनिफिट आर मोर देन द बैरियर्स, उसको ऐसा लगे कि जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा है बैरियर्स की तुलना में, ठीक है। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर हेल्थ बिलीफ मॉडल के अंदर? फर्स्ट नंबर पे परसीव्ड सस्केप्टिबिलिटी, इसके अंदर बिलीफ है कि अबाउट चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज, कि आपको डिजीज हो सकती है। सेकंड है परसीव्ड सीवियरिटी,
बिलीफ अबाउट हाउ सीरियस द डिजीज, इसके अंदर बिलीफ है कि कितनी सीरियस डिजीज हो सकती है। थर्ड नंबर पे परसिव्ड बेनिफिट्स, बिलीफ अबाउट एडवांटेज ऑफ टेकिंग एक्शन, इसके अंदर ये बताया गया कि आप अगर एक्शन लोगे तो क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। इसके बाद है परसिव्ड बैरियर, इसके अंदर बिलीफ अबाउट प्रॉब्लम्स इन टेकिंग एक्शन, क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक्शन लोगे तो। इसके बाद है क्यूज टू एक्शन, इसके अंदर क्या है, थिंग्स दैट रिमाइंड और पुश ए पर्सन टू एक्ट, इसके अंदर पर्सन को पुश किया जाता है, धकेला जाता है कि आपको ये काम करना है, इससे आपको बेनिफिट है। अब बात करते हैं अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, व्हाट इज बीएसई। बीएसई मीन्स चेकिंग योर ऑन ब्रेस्ट टू फाइंड एनी लंप स्वेलिंग और चेंज अर्ली। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब है खुद के ब्रेस्ट को आपको कोई भी सूजन कोई भी गांठ से पता लगाने के लिए अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, ठीक है। इट शुड बी डन आफ्टर योर मेंस्ट्रुअल पीरियड एवरी मंथ, ये आपको हर महीने जो भी मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके बाद आपको करनी है, ठीक है। स्टेप्स क्या है बीएससी की ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की, ये कब करनी है आपको, फर्स्ट स्टेप डू इट आफ्टर पीरियड्स, जैसे आपके पीरियड खत्म हुए उसके बाद आपको करनी है। यू कैन डू इट इन योर बेडरूम और बाथरूम स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर, या आप बेडरूम और बाथरूम में कर सकते हो, ठीक है, मिरर के सामने खड़ा होकर, ठीक है। इसके बाद लाई डाउन स्ट्रेट ऑन योर बैक, यानी कि आपको आपके बैक पर सीधा लेट जाना है, ठीक है। प्लेस ए पिलो अंडर योर राइट शोल्डर एंड कीप योर राइट आर्म अंडर योर हेड, जो आपका राइट शोल्डर है वहाँ पे आपको पिलो रखना है और जो राइट आर्म है उसको आपको सिर के नीचे रखना है। उसके बाद यूज द फिंगर पैड्स द फ्लैट पार्ट ऑफ योर 3 मिडल फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड टू फील द राइट ब्रेस्ट, राइट ब्रेस्ट पर आपको जो लेफ्ट हैंड है उसकी 3 मिडल फिंगर्स का यूज करके वहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। मूव योर फिंगर्स इन स्मॉल सर्कुलर मोशन, जो भी फिंगर्स है 3 मिडल फिंगर्स उनको मूव करना है सर्कुलर मोशन में, अप एंड द डाउन और राउंड टू राउंड, यानी कि ऊपर से नीचे और राउंड टू राउंड, ठीक है। टू फील एनी लंप और हार्ड एरिया, कोई भी गांठ है वहाँ पे या कोई भी हार्ड एरिया उसको फील करने के लिए, ठीक है। इसके बाद 5th नंबर पे लुक इन द मिरर फॉर एनी चेंज इन द शेप साइज कलर ऑफ द ब्रेस्ट निप्पल और स्किन, इसके बाद आपको देखना है मिरर के अंदर कि जो ब्रेस्ट है उसकी शेप के अंदर कोई चेंज आया है या साइज के अंदर, ब्रेस्ट के कलर के अंदर कोई चेंज आया है, निप्पल के अंदर चेंज आया है, स्किन के अंदर चेंज आया है नहीं आया है। इसके बाद चेक बोथ ब्रेस्ट वन आफ्टर वन, ऐसे ही आपको दूसरे ब्रेस्ट के अंदर करना है, ऐसे ही दोनों ब्रेस्ट को आपको एक के बाद देखना है, ठीक है, एक के बाद एक। इसके बाद इफ़ यू फाइंड एनीथिंग एबनॉर्मल लाइक ए लंप और डिस्चार्ज विजिट टू डॉक्टर, अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग मिलती है जैसे गांठ दिख रही है, डिस्चार्ज मिल रहा है, कोई भी पस दिख रही है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, इसकी मीनिंग की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज ए मेथड वेयर ए पर्सन चेक इज टेस्टिकल्स एंड स्क्रोटम फॉर एनी स्वेलिंग लंप और पेन। टीएससी क्या होता है, ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर पर्सन है वो उसके टेस्टिकल और स्क्रोटम को देखता है कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है, ठीक है। दिस इज यूजुअली डन इन फ्रंट ऑफ मिरर व्हाइल टेकिंग बाथ, ये कब करते हैं अपन टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, या आप मिरर के सामने करते हो जब आप नहाते हो, ठीक है। दिस प्रोसीजर शुड बी डन बाय एवरी मैन एट स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी, या प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट करते हो, जब भी स्टार्ट होती है मेन की प्यूबर्टी तब ये प्रोसीजर आपको करनी होती है टीएससी, ठीक है। स्टेप्स क्या है प्रोसीजर की जो टीएससी है, लाइक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन शुड बी डन वंस इन मंथ, बीएससी के तरीके के अकॉर्डिंग ही आपको जो टीएससी है वो महीने में एक बार करनी है, जैसे आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। यानी कि जो फीमेल्स है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जैसे महीने के अंदर एक बार करती है, वैसे ही मेल्स को क्या है जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है वो महीने के अंदर एक बार करना है, ठीक है। द बेस्ट फॉर टीएससी राइट आफ्टर द हॉट बाथ बिकॉज हॉट बाथ मेक्स टेस्टिकल रिलैक्स विच मेक इट ईजियर फॉर एग्जामिनेशन। कब आपको टीएससी करना है, आपको तुरंत करना है जब आप हॉट बाथ यानी गर्म पानी से आप नहा रहे हो तब आपको करना है ये सबसे पहले। क्यों, क्योंकि हॉट बाथ यानी गर्म पानी जो है वो आपके टेस्टिकल्स को रिलैक्स कर देगा, जो आपके एग्जामिनेशन को इजी बना देगा, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर एंड द लिफ्ट द राइट लेग एंड द प्लेस इट ओवर द चेयर, इट विल हेल्प टू एक्सपोज द होल टेस्टिकल। सबसे पहले आपको करना है मिरर के सामने खड़ा हो जाना है, ठीक है, जो राइट लेग है उसको उठाना है और एक जो चेयर है उसके ऊपर रख देना है, इससे क्या होगा पूरा टेस्टिकल जो है आप देख सकते हो मिरर के अंदर। इसके बाद टेक द टेस्टिकल बिटवीन द थंब एंड द फिंगर ऑफ बोथ द हैंड एंड स्लाइड विद स्लाइड प्रेशर जेंटली रोल द टेस्टिकल इन द बोथ हैंड्स। इसके बाद जो टेस्टिकल है उसको थंब और फिंगर से आपको प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद रोल करना है, वहाँ पे देखना है असेस फॉर एनी लंप और स्वेलिंग की कोई गांठ तो नहीं है वहाँ पे, कोई स्वेलिंग तो नहीं आई, उसके बारे में देखना है। एज द प्रोसेस डन इन राइट टेस्टिकल रिपीट द सेम प्रोसेस इन द लेफ्ट टेस्टिकल, जैसे ही राइट टेस्टिकल के अंदर आपने देखा वैसे ही आपको लेफ्ट टेस्टिकल के अंदर करना है, वहाँ पे देखना है थंब से और फिंगर से। लिफ्ट द लेफ्ट लेग प्लेस इट ओवर द चेयर, लेफ्ट लिफ्ट उठानी है आपको, जो भी लेफ्ट लेग आपको उसको उठानी है और चेयर पर रखनी है, ठीक है। टेक लेफ्ट टेस्टिकल इन द बोथ हैंड्स विद स्लाइड प्रेशर, जो भी लेफ्ट टेस्टिकल है उनको आपको बोथ हैंड से पकड़ना है, उसके बाद स्लाइड प्रेशर वहाँ पे अप्लाई करना है, जेंटली रोल करना है टेस्टिकल उसको बोथ हैंड्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का मीनिंग होता है, मीनिंग की अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट मीन्स चेकिंग ए चाइल्ड बॉडी साइज एंड ग्रोथ टू नो देयर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। एक चाइल्ड की न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट को जानने के लिए अपन जो चाइल्ड की बॉडी और साइज को इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो भी चाइल्ड की बॉडी साइज़ है
जो भी ग्रोथ है वो न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट के अंदर अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अंदर इट इंक्लूड्स मीजरिंग हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस और मिड आर्म सर्कमफेरेंस एंड स्किन होल्ड थिकनेस। ये सारे मेजर्स अपन करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के थ्रू, ठीक है। पर्पज क्या है इसके, टू चेक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के थ्रू अपन जो पर्सन है, जो भी चाइल्ड है, बच्चा है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चेक करते हैं टू फाइंड एनी एबनॉर्मल चेंज इन अर्ली एज। इसके अंतर्गत देखा जाता है कि कोई भी पर्सन, जो भी चाइल्ड है, उसके अंदर एबनॉर्मल चेंज तो नहीं हो रहे। टू कंपेयर करते हैं ग्रोथ अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स एज। इसके अंतर्गत अपन जो भी चाइल्ड की एज है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, उसको कंपेयर करके देखते हैं। अब बात करते हैं अपन बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। ये क्या होता है भाई? BMI is a simplest index used to classify normal weight, obesity, underweight and overweight by using weight for height in adults। BMI जो है एक सिंपल इंडेक्स होता है जिसके अंदर अपन नॉर्मल वेट को, ओबेसिटी को, अंडरवेट को और ओवरवेट को क्लासीफाई करते हैं वेट फॉर हाइट को यूज करके एडल्ट के अंदर, ठीक है। BMI इज ए वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ वेट एंड हाइट ऑफ इंडिविजुअल। BMI का फॉर्मूला होता है वेट बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेट आपको केजी के अंदर लेना है और हाइट लेनी है आपको मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडल्ट्स अकॉर्डिंग टू BMI। एडल्ट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं BMI के अकॉर्डिंग। कैसे क्लासिफिकेशन के अंदर अंडरवेट किसको बोलेंगे अपन? जिसकी BMI आपकी 18.50 से कम है। नॉर्मल एज के अंदर जो BMI है वो आपकी होती है 18.50 से 24.99। ओवरवेट होता है BMI इसके अंदर 25 से ज़्यादा अगर BMI है तो उसको ओवरवेट पर्सन बोलेंगे। प्री ओबेस किसको बोलेंगे? जो ओबेसिटी से पहले की कंडीशन आती है उसके अंदर BMI होती है आपकी 25 से 29.99। ओबेस क्लास फर्स्ट के अंतर्गत आती है आपकी BMI 30 से 34.99। ओबेस क्लास सेकंड के अंदर BMI होती है 35 से 39.99। ओबेस क्लास थर्ड के अंदर आती है आपकी BMI 40 से ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एपिडेमियोलॉजी की। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है 15 मार्क्स का, तो ये तो आपको पढ़नी है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है भाई? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिजीज फ्रीक्वेंसी एंड मेन। एक ऐसी ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की जो डिजीज की फ्रीक्वेंसी है मेन के अंदर उसको निर्धारित करती है, उसके बारे में स्टडी करती है, उसके बारे में बताती है। सेकंड नंबर पे है एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैटर्न, केज एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन द ग्रुप ऑफ पीपल। एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर अपन जो भी डिजीज है जो लोगों के अंदर होती है उसके बारे में, पैटर्न के बारे में, उसके कारण के बारे में और कंट्रोल के बारे में अपन स्टडी करते हैं। यानी कि सीधा आप याद रखो एपिडेमियोलॉजी का मतलब है लोगों के अंदर होने वाली डिजीज का पता लगाना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एम्स की बात कर लेते हैं अपन। एपिडेमियोलॉजी के क्या उद्देश्य हैं, क्यों अपन इसका यूज़ करते हैं, क्यों अपन स्टडी कर रहे हैं इसकी। फर्स्ट नंबर पे टू फाइंड आउट वेयर डिजीज अकर एंड हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत ये अपन देखते हैं, पता लगाते हैं कि डिजीज हो कहाँ रही है और कैसे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद टू आइडेंटिफाई द केज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज। जो भी डिजीज है उसके कारण क्या है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, उसको पता लगाया जाता है एपिडेमियोलॉजी के थ्रू। एंड टू चेक हाउ वेल हेल्थ सर्विस एंड प्रोग्राम्स आर वर्किंग। और इस एपिडेमियोलॉजी के थ्रू अपन ये देखते हैं कि जो भी हेल्थ सर्विस प्रोग्राम चल रहे हैं वो वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे टू प्रोवाइड यूजफुल डाटा फॉर प्लानिंग एंड केयरिंग आउट सर्विस फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज। इसके एपिडेमियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है डाटा प्रोवाइड किया जाता है प्लानिंग और केयरिंग के लिए कि जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सही तरीके से है या नहीं है, उनके अकॉर्डिंग जो भी डिजीज है वो प्रिवेंट हो रही है नहीं हो रही, कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही, या ट्रीट हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। अब बात करते हैं द अप्रोच ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर द डिफरेंट वेज एपिडेमियोलॉजी स्टडी एंड कंट्रोल डिजीज इन पॉपुलेशन। अप्रोच के अंदर क्या होता है, जो भी डिजीज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अप्रोच के अंदर बताया गया है। देयर आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 अप्रोच। मेनली 3 अप्रोच होती है जो आपके सिलेबस के अंदर है और इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, सेकंड है एनालिटिकल और थर्ड है आपकी एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट नंबर पे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। इसका पर्पज क्या है, टू डिस्क्राइब द हु, वेयर एंड व्हेन द डिजीज। इसके अंदर ये बताया जाता है कि किसको डिजीज हो रही है, कहाँ पे डिजीज हो रही है और डिजीज कब हुई है। फोकस होता है इसका पैटर्न ऑफ डिजीज अकरेंस इन द टर्म्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। डिजीज का जो भी पैटर्न है वो पर्सन, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग फोकस किया जाता है इस पर। एग्जाम्पल की बात करें अपन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलेरिया केसेज इन रीजन। जो भी मलेरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किसी भी एक रीजन के अंदर उसको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत अपन डिफाइन करते हैं। सेकंड है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। इसका पर्पज होता है टू फाइंड द केज और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिजीज, कि भाई जो भी डिजीज है उसका क्या कारण है उसको इसके अंदर देखा जाता है। फोकस की बात करें अपन, इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं वाई एंड हाउ डिजीज अकर, कि भाई डिजीज हो क्यों रही है और कैसे हो रही है। एग्जाम्पल की बात करें, स्टडिंग द लिंक बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। जो भी लंग कैंसर है उसका स्मोकिंग से क्या संबंध है ये स्टडी करते हैं अपन
ये एग्जाम्पल है एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी का। इसके बाद थर्ड नंबर पे एक्सपेरिमेंटल एपिडेमोलॉजी। इसका पर्पज होता है टू टेस्ट इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट इन ए कंट्रोल वे। इसके अंतर्गत अपन जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फोकस होता है इसके अंदर डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव और थेरेप्टिक मेजर। जो भी अपन ने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए हैं वो उनका इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है, वो इस पर फोकस होता है इसके अंतर्गत। एग्जाम्पल टेस्टिंग ए न्यू वैक्सीन टू प्रिवेंट कोविड-19। एग्जाम्पल रूप में अपन कोविड-19 के लिए टेस्ट कर रहे हैं न्यू वैक्सीन का, कोविड-19 को रोकने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। या आपके एग्जाम के अंदर आपको 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे कैसे बना के आना है एग्जाम के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आपको एजेंट लिखना है। इसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, न्यूट्रिशनल एजेंट होते हैं, फिजिकल एजेंट होते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं और मैकेनिकल एजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद एनवायरनमेंट के अंदर आपको बना के आना है। 3 एजेंट होते हैं, 3 चीज़ें होती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ठीक है। एजेंट के अंदर आपको ये सब लिखना है। एनवायरनमेंट के अंदर आपको लिखना है फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल एनवायरनमेंट। इसके बाद होस्ट के अंदर आपको लिखना है एज, सेक्स, जेनेटिक्स, प्रोफेशन, कस्टम्स, हैबिट और बिहेवियर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। द वे ए डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन, एनिमल और सोर्स टू अनदर। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर जो भी डिजीज़ है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, एनिमल के अंदर और किसी भी सोर्स से दूसरे के अंदर फैलती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या होता है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उसका तुरंत ट्रांसफर होता है। कैसे, पर्सन टू पर्सन होता है ये। इसके अंतर्गत टच, किस और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू डिजीज ट्रांसमिट होती है। इसके बाद इसी के अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिट के अंदर ड्रॉपलेट, इसके अंदर कफिंग, स्नीजिंग के द्वारा जो है डिजीज ट्रांसमिट होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके बाद है RNTCP। ये आपका रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। RNTCP क्या होता है, RNTCP वाज इंडियाज नेशनल प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है, इंडिया का नेशनल प्रोग्राम है जो टीबी को कंट्रोल और ट्रीट करने पर फोकस करता है। इट वर्क अंडर द .ZG एंड वाज स्टार्टेड टू रिड्यूस टीबी डेथ एंड स्टॉप इट स्प्रेड। जो RNTCP है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये .ZG के अंतर्गत काम करता है। इसके अंतर्गत टीबी डेथ को कम किया जाता है और जो भी टीबी फैलती है इसको कैसे रोका जाए इस पर फोकस किया गया है। मेन पॉइंट्स की अपन बात कर लेते हैं, क्या मेन पॉइंट्स है इसके। गोल की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या गोल है RNTCP का। टू फाइंड टीबी केसेज अर्ली। जो भी टीबी केसेज है वो अपन तुरंत प्रभाव से पता लगाएं उनका। टू गिव फ्री एंड कम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट, यानी कि टीबी वाले पेशेंट को अपन फ्री में इलाज दें उसको और कंप्लीट इलाज उसका करें। टू रिड्यूस टीबी इन कम्युनिटी। जो भी कम्युनिटी है, जो भी सोसाइटी है उसके अंदर टीबी को अपन कम करें, टीबी केसेज को कम। अब बात करते हैं अपन की फीचर्स ऑफ द RNTCP। जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसके फीचर्स के अंदर अपन डॉट्स स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट, ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट और शॉर्ट कोर्स, ठीक है। इट इज मेन फाइव मेन पार्ट्स। जो डॉट स्ट्रेटजी है इसके अंदर 5 मेन पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट नंबर पे पॉलिटिकल कमिटमेंट। इसके अंदर बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले। सेकंड नंबर पे केस डिटेक्शन बाय माइक्रोस्कोपी। टीबी डायग्नोसिस थ्रू स्पुटम केस। इसके अंदर बताया गया है कि जो टीबी का डायग्नोसिस है वो स्पुटम टेस्ट के थ्रू किया जाए। इसके बाद थर्ड नंबर पे स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट, यानी कि फिक्स ट्रीटमेंट प्लान फॉर ऑल द पेशेंट। सभी पेशेंट के लिए फिक्स ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि हेल्थ वर्कर वॉच द पेशेंट टेक द मेडिसिन टू अवॉइड मिसिंग डोज। यानी कि इसके अंदर जो हेल्थ वर्कर है वो पेशेंट को नज़र रखे उस पर, उसको जो मेडिसिन दे टाइम पर, जिससे जो भी डोज है वो मिसिंग ना हो पाए। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पे रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। प्रॉपर रिकॉर्ड एंड कीपिंग टू मॉनिटर एवरी पेशेंट। यानी कि जो भी पेशेंट है उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो, उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए, जिससे उसकी जो भी डिजीज़ है, जो टीबी है, उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। आगे अपन बात करते हैं अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट कैटेगरीज है ओल्ड सिस्टम के अंदर। तो 2 कैटेगरीज होती है इसके अंदर, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर न्यू टीबी पेशेंट को शामिल किया जाता है, 6 मंथ ट्रीटमेंट चलता है। कैटेगरी सेकंड के अंदर जो प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट है, यानी कि जो पहले ठीक हो चुके हैं, उन पेशेंट को क्या किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो 8 मंथ तक दिया जाता है। दीज कैटेगरीज आर लेटर रिमूव्ड इन दिस प्रोग्राम। जो RNTCP प्रोग्राम है इसके अंदर जो कैटेगरीज है वो बाद में हटा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं जो नोट है, इन 2020 RNTCP हैज चेंज टू NTP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। यानी कि जो RNTCP है वो 2020 के अंदर इसको चेंज करके NTP कर दिया गया है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कि क्या होता है, कब लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 1985 के अंदर।
इसके अंतर्गत 6 डिजीज को शामिल किया गया है, जो है आपकी डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, पर्टुसिस, टिटेनस, पोलियोमाइलाइटिस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है। टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कि जो भी प्रिवेंटेबल डिजीज है उनके विरुद्ध आपको वैक्सीन मिल सके, इसके लिए फ्री वैक्सीन मिल सके, इसके लिए यूआईपी चलाया गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नाउ इंक्लूड्स पेंटावेलेंट वैक्सीन, रोटावायरस, जापानीज एनसेफलाइटिस इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट के अंदर जो यूआईपी है उसके अंदर पेंटावेलेंट वैक्सीन को, रोटावायरस को और जापानीज एनसेफलाइटिस को शामिल किया गया है। ठीक है। टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको अपन नाको बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992 के अंदर। इसका क्या उद्देश्य था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV या एड्स इन द इंडिया। इंडिया के अंदर जो HIV एड्स है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, ये नाको का एम था। इसके बाद अवेयरनेस एंड एजुकेशन चलाई जाए इंडिया के अंदर, ये नाको का एम था। ठीक है। कंडम प्रमोशन चलाया जाए, ब्लड सेफ्टी की जाए, इसके बाद एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी को प्रमोट किया जाए, ये नाको का मेन एम था। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन डेंगू के बारे में। जो डेंगू डिजीज है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज, उसके बारे में बात करते हैं अपन। डेंगू का कैजेटिव एजेंट क्या होता है? इसका कैजेटिव एजेंट होता है डेंगू वायरस। अब बात करते हैं इसके वेक्टर के बारे में। जो डेंगू का वेक्टर होता है वो होता है एडीज एगिप्टी मॉस्किटो। इनक्यूबेशन पीरियड की अपन बात कर लेते हैं कि इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका। 4 से 10 डेज होता है इनक्यूबेशन पीरियड का। मतलब जब कोई भी वेक्टर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब से लेकर जब तक साइन एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं आते तब तक के टाइम को अपन इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वेक्टर बोर्न होता है, यानी वेक्टर के द्वारा फैलता है। ठीक है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। डेंगू के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सडन हाई फीवर देखने को मिलता है इसके सिम्टम्स के अंदर। हेडेक देखने को मिलता है, पेन बिहाइंड आईज यानी आई के अंदर पेन देखने को मिलता है, जॉइंट एंड मसल पेन देखने को मिलता है जिसको अपन ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। इसके बाद स्किन पर रेसेस देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग देखने को मिलती है सीवियर केसेज के अंदर। ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की कि भाई डेंगू का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इसके टेस्ट होते हैं जिसको NS1 + IgM टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद लो प्लेटलेट काउंट टेस्ट होता है। ठीक है। आगे अपन बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन आपको नहीं देनी है, पैरासिटामोल देना है फीवर के अंदर। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और रेस्ट आपको प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। अवॉइड करनी है एस्प्रिन, क्योंकि एस्प्रिन के कारण जो है ब्लड क्लॉटिंग जो ब्लीडिंग हो सकती है। मॉनिटर करना है कोई भी वार्निंग साइन, कोई भी अगर आपको साइन देखने को मिलता है तो उसको आपको मॉनिटर करना है। अब बात करते हैं अपन कोविड-19 के बारे में, जिसको अपन कोरोना वायरस 2019 के अंदर ये आई थी, कोरोना वायरस डिजीज है। ठीक है। कैजेटिव एजेंट की बात कर लेते हैं अपन, किसके द्वारा हुआ था कोविड-19? SARS-CoV-2 इसके द्वारा ये हुआ था। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अपन बात करते हैं, कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, कफ, स्नीज और टाक के टाइम। ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कंटामिनेटेड सरफेस से भी फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका वो 2 से 14 दिन का होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इसके सिम्टम्स की। फीवर देखने को मिलता है इसके अंदर, कफ देखने को मिलता है, सोर थ्रोट हो जाता है। ठीक है। ब्रीथलेसनेस हो जाता है पेशेंट, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, जो टेस्ट है उसका लॉस हो जाएगा, स्मेल का लॉस हो जाएगा, बॉडी पेन होएगा, फैटिक देखने को मिलेगी, थकान देखने को मिलेगी। इन सीवियर केसेज के अंदर निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अपन आगे डायग्नोसिस के बारे में कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे RT-PCR टेस्ट अपन करेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे रैपिड एंटीजन टेस्ट अपन करेंगे। इसके बाद CT स्कैन अपन करेंगे अगर आवश्यकता है तो। ठीक है। आगे अपन बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट देना है आपको? सिम्टोमेटिक टेस्ट करना है इसके अंदर, आइसोलेशन करना है पेशेंट को, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है सीवियर केसेज के अंदर। इसके बाद वैक्सीनेशन देना है आपको जो सीवियरिटी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्यूबरकुलोसिस TB की। TB के कैजेटिव एजेंट की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। इसका कैजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, कैसे फैलता है? ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, थ्रो, कफ, स्नीज और स्प्लिट ऑफ द TB पेशेंट। TB पेशेंट के खांसने छींकने से ये ऐसे फैलता है TB। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 4 से 12 वीक्स। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स की। TB के टाइप्स 2 टाइप्स की होती है, पल्मोनरी TB और एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। ठीक है। इसके अंदर पल्मोनरी TB के अंदर लंग्स अफेक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB के अंदर जो लंग्स है उसके अतिरिक्त जितने भी ऑर्गन्स है जैसे बोन्स, ग्लैंड्स और किडनी, ये सारे अफेक्ट होते हैं। स्टेज की बात कर लेते हैं। TB की 3 स्टेज होती है, लेटेंट TB, एक्टिव TB और एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है TB के अंदर।
कफ देखने को मिलता है 2 वीक से ज़्यादा तक, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको टीबी हो सकता है। इसके बाद फीवर देखने को मिल सकता है स्पेशली नाइट के टाइम पे। वेट लॉस देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिल सकता है, नाइट स्वीट देखने को मिलता है और वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, डायग्नोसिस की अपन बात करते हैं कि डायग्नोस कैसे करेंगे अपन टीबी को। स्पुटम माइक्रोस्कोपी अपन करवाते हैं, सीवीआर जो टेस्ट होता है वो करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे अपन करवाते हैं, मेंटॉक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलोनी स्किन टेस्ट अपन इसके लिए करवाते हैं टीबी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में कि कैसे अपन ट्रीट करेंगे, कैसे अपन इसको रोकेंगे। तो डॉट थेरेपी अपन लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी RNTCP के अंदर। इसके बाद वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवानी है आपको बर्थ के टाइम, BCG वैक्सीनेशन। इसके बाद अर्ली डिटेक्शन करना है आपको और कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। कवर करना है माउथ को वाइल कफिंग, कफ का टाइम आपको माउथ को कवर करना है टिश्यू से, किसी से भी। गुड वेंटिलेशन आपको चाहिए और सनलाइट आपको प्रोवाइड करवानी है, तभी जो टीबी है वो ख़त्म हो पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पैलिएटिव केयर के बारे में। पैलिएटिव केयर के सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं कि पैलिएटिव केयर क्या होती है। पैलिएटिव केयर इज़ द होलिस्टिक केयर दैट फोकस ऑन द रिलीविंग सिम्टम्स, reducing suffering and improving quality of life for patient and their families। पैलिएटिव केयर के अंदर होलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जाती है। जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने पर यहाँ ध्यान दिया जाता है, जो भी पेशेंट की बीमारी है उसको कम किया जाता है, और जो क्वालिटी है लाइफ की उसको इम्प्रूव किया जाता है पेशेंट और फैमिलीज की। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसके? टू रिलीव पेन एंड सिम्टम्स, जो भी पेन है जो भी अदर सिम्टम्स है उसको कम किया जाता है पैलिएटिव केयर के थ्रू। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है। टू गिव इमोशनल सोशल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट, यानी कि पेशेंट को या फैमिलीज को इमोशनल सोशल और स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पैलिएटिव केयर के थ्रू। टू सपोर्ट फैमिली एंड केयर गिवर्स, जो भी फैमिली है केयर गिवर्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। टू हेल्पफुल इन द पीसफुल एंड डाइग्निफाइड डेथ, यानी कि पीसफुल शांतिपूर्ण और डिग्निफाइड डेथ के अंदर पैलिएटिव केयर के थ्रू हेल्प की जाती है। यानी कि जो कोई भी पेशेंट है उसकी डेथ जो है वो किसी भी दर्द के साथ ना हो, तो इसके लिए पैलिएटिव केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्कूल हेल्थ सर्विसेज की। स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती है? सबसे पहले इसकी अपन डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर डिफाइंड एज द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द हेल्थ वर्कर्स टू द स्टूडेंट टू प्रमोट हेल्थी बिहेवियर एंड टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्कूल हेल्थ सर्विस है वो स्कूल हेल्थ प्रोवाइडर यानी कि हेल्थ वर्कर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है स्कूल के अंदर, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थी बिहेवियर को, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए स्कूल को यानी स्कूल स्टूडेंट्स को दी जाती है। ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम थ्रू विच कम्प्रेहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स। जो स्कूल हेल्थ सर्विस होती है वो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट होती है, जिसके दौरान जो भी कम्प्रेहेंसिव केयर यानी कि सारी सुविधाएं जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ वो स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है उनके स्कूल के ईयर्स के टाइम। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्या उद्देश्य है स्कूल हेल्थ सर्विस का। टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, जो स्कूल हेल्थ के चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए, इसलिए अपन स्कूल हेल्थ सर्विसेज चलाते हैं। टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थ्रू न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो भी चिल्ड्रन है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, जिससे क्या हो सके। टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज, जिससे जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसको रोका जा सके। टू डिटेक्ट डिजीजेज अर्ली एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, जो भी डिजीज है उनको अपन अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर सके और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। टू प्रमोट हेल्थी बिहेवियर इन चिल्ड्रन थ्रू अवेयरनेस, बच्चों के अंदर हेल्थी बिहेवियर अपन को प्रमोट करना है, किसके थ्रू? अवेयरनेस चलानी है, जागरूकता फैलानी है। टू प्रिवेंट डिजीज, कोई भी डिजीज है उसको रोकना है। टू रेफर केसेज व्हेन नीडेड, कोई भी अगर सीरियस केसेज है तो उसको कैसे रेफर किया जाए इसके बारे में स्कूल हेल्थ सर्विस के अंदर बताया जाता है बच्चों को। अब बात करते हैं अपन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन की। स्कूल चिल्ड्रन की क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। मोस्ट कॉमन कंडीशन फाउंड इन स्कूल चिल्ड्रन आर फॉलोज, यानी कि सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है जो हेल्थ प्रॉब्लम है स्कूल बच्चों की वो है माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर एनीमिया देखने को मिलता है, प्रोटीन कैलोरीज माल न्यूट्रिशन जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके बाद डेंटल प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या होता है? डेंटल केयर्स, ब्लीडिंग के अंदर गम्स देखने को मिलते हैं, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, गम्स देखने को मिलते हैं, बेड ऑर्डर देखने को मिलता है, इरेगुलर टीथ देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, डायरिया डिजीज देखने को मिलती है बच्चों के अंदर, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। स्किन कंडीशन के अंदर स्कैबीज, लाइस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस ये सारी और पिगमेंटेशन जैसी स्किन डिजीज देखने को मिलती है। आई डिजीज के अंदर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, विजुअल डिसऑर्डर देखने को मिलता है स्कूल बच्चों के अंदर। ठीक है,
आगे बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विस कि स्कूल हेल्थ सर्विस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मैंने इतने भी आपको टॉपिक बताए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे आपको पढ़ने हैं। वन शॉट के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हेल्थ अप्रेजल, यानी कि जब भी कोई बच्चा हेल्थी बिहेवियर को अपनाता है तो उसको अपन को रिवार्ड देना चाहिए। इसका मतलब ये है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे रोका जाए, ये स्कूल हेल्थ सर्विस का कंपोनेंट है। न्यूट्रिशनल सर्विस, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट एंड फॉलो, मेंटल हेल्थ, आई हेल्थ, डेंटल हेल्थ, आई हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड एजुकेशन ऑफ स्कूल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस। ये सारे कंपोनेंट है स्कूल हेल्थ सर्विस के। इसके अंतर्गत इन सारे चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को बताई जाती है इनके बारे में कि डेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ कैसे रखनी है आपको, इम्यूनाइजेशन के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है भाई? सर्वाइकल कैंसर इज ए कैंसर ऑफ द सर्विक्स मेनली केज्ड बाय HPV इन्फेक्शन। जो सर्वाइकल कैंसर है वो सर्विक्स का कैंसर होता है जो HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा होता है। केज या रिस्क फैक्टर्स की अपन बात कर लेते हैं कि किसके द्वारा ये होता है। HPV इन्फेक्शन से होता है, जो मैंने बता दिया आपको, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी से करने से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर, यानी मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करने से ये हो सकता है। पूरा हाइजीन से हो सकता है। स्मोकिंग करने से भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स की अपन बात कर लेते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, फाउल डिस्चार्ज होता है, पेल्विक पेन होता है इंटरकोर्स के टाइम। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करना है इसका? HPV वैक्सीन आपको देनी है पेशेंट को, सेफ सेक्स आपको करना है, गुड जेनेटल हाइजीन, यानी जेनेटल ऑर्गन्स की जो है वहाँ पे आपको हाइजीन रखनी है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका? अपन पेप स्मीयर जो टेस्ट होता है उसके थ्रू अपन इसको डायग्नोज करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट बात हो गई है आपकी बच्चों। जो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है उसकी कंप्लीट सिलेबस की अपन ने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अपन ने कंप्लीट सिलेबस की बात ही कर ली है यहाँ पे। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये बताओ मेरे को आप? नहीं, बताओ आप पहले, क्योंकि अपन ने पूरा सिलेबस बेसिक से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है बच्चों। ठीक है, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना कि कैसे आपको वीडियो लगे, कितना आपको बेनिफिट मिला इससे। ठीक है, बाकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।